यप। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच फॉर सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन एवरीवन। मेरे सभी नादान परिंदे जो मुझे लाइव देख रहे हैं और वो सभी नादान परिंदे जो रिकॉर्डेड देखेंगे, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। 1 मिनट रुकते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज की हमारी अमेजिंग सी क्लास। दोस्तों तारीख पर जाएं तो रिकॉर्डेड वालों को तारीख से मतलब नहीं है, बट या हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं डेटा। सो तारीख पर जाए तो आज की डेट है 13 अप्रैल 2026। कल 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का बर्थडे है, आंबेडकर जयंती जी। बट लेकिन हम लोग क्लास में तो मिलेंगे, लाइव क्लास हम लोग करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा है ये कॉस्टिंग का बैच अभी तक। एक बार क्विकली ट्रैकर की तरफ नजर लगा लेते हैं और फिर हमें पता चलेगा, क्योंकि ट्रैकर जो है ना वो हमारी सारी मेमोरीज को कैप्चर कर रहा है। जब से ये बैच स्टार्ट हुई थी, तुषार जैन गुड मॉर्निंग, सौरभ मिश्रा जी, एंजल प्रिया गुड मॉर्निंग। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस इज द लाइव बैच कम रिकॉर्डेड बैच फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये बैच जो है इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द एग्जाम्स इन द ईयर 2026 एंड 2027 until and unless there is a change in syllabus which didn't happen in the last so many years in this subject at least. Now this batch we started on 16th of March 2026 and we are going to complete a month. अभी तक 1 महीना हुआ भी नहीं है, we are going to complete a month और बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग ये बैच कंप्लीट कर रहे हैं। इट्स गोइंग फैब्यूलस। लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था। every student who's watching this class live recorded, no matter, you must watch lecture number 1 2 3 4 5 because lecture number 1 में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको। मैंने बताया कि डाउट सॉल्विंग का व्हाट्सएप ग्रुप का मैकेनिज्म क्या है। तो आप ये ट्रैकर में नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बटन दिया है, ये ग्रीन कलर का बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। तो वहां ग्रुप पर मैं भी हूं, सारे बच्चे हैं। दिस ग्रुप इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब क्या, यहां पर बैठा हर एक बच्चा डाउट सॉल्वर भी है और स्टूडेंट भी है, सीकर भी है, डाउट सीकर भी है। तो यार आप चाहे मुझसे एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, देयर इज अ सिंगल ग्रुप, देयर इज नो मल्टीपल ग्रुप्स। बाकी लिंक्स भी आप यहां पर देख सकते हैं, ट्रैकर के अंदर नीचे दी गई है। मैंने 4 स्पेसिफिक लेक्चर्स लिए हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। आप देखिएगा, सर्विस कॉस्टिंग किया है, 1 शॉट रिवीजन है, मटेरियल कॉस्टिंग हुआ है उसके बाद में, उसका 1 शॉट रिवीजन है। मेंटरशिप सेशन हमारा हो चुका है। मेंटरशिप सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो कहां पर अपलोडेड है? आपके ऐप के ऊपर कंटेंट फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर अपलोडेड है। अब मटेरियल कॉस्ट खत्म होने के बाद, सर्विस कॉस्ट खत्म होने के बाद समय आता है चैप्टर वाइज टेस्ट का। तो चैप्टर वाइज टेस्ट 2 मैं आपसे देने वाला हूं। जैसे मैंने कहा आपको 2 पेपर्स में देने वाला हूं। पहला पेपर सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पे, क्वेश्चन पेपर होगा, सजेस्टेड आंसर होगा। समय निकालना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और फिर सजेस्टेड आंसर से चेक करना है। लाइव वाले बच्चों को मैं चेक करके दे रहा हूं, ये मैंने बताया, और ये एडिशनल एक एफर्ट है मेरी तरफ से जो मैं कर रहा हूं। और दूसरे टेस्ट पेपर जो है वो है मटेरियल कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग पे। सर्विस कॉस्टिंग भी हमारा हो गया। अब अगर इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट बनाऊंगा ना, आधे आधे घंटे की बनेगी, तो मैंने कहा कि थोड़ी बड़ी टेस्ट बनाता हूं, 2 चैप्टर्स को क्लब करके, तो मटेरियल कॉस्टिंग की 2 टेस्ट हो जाएगी आपके पास, तो मजा आएगा। अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बढ़िया चल रहा है टॉपिक। एक लेक्चर अभी तक हमारा हुआ है, लेक्चर नंबर 27। आज हम लोग हैं 28 नंबर का लेक्चर हमारा देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से हो रहा है बैच, ज्यादा प्रेशर नहीं है, करीबन 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे की क्लास है। कॉस्टिंग किसी के लिए प्रेशर नहीं बनना चाहिए, सिंपल है, एंजॉय करना है, आप लोगों को मजा आना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैंने बताई लास्ट लेक्चर में, एक बार क्विकली उसका गो थ्रू करते हैं। आज की क्लास में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, मजा आएगा। मैंने आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस पेज ब्लैंक छोड़वाया था और इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कॉस्ट मैट्रिक्स के बारे में समझा था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन रिवाइज की थी हमने, कॉस्ट एलिमेंट्स के बारे में समझा हमने, समझा व्हाट इज अ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स जब एक साथ मिलते हैं तब जाके बनती है टोटल कॉस्ट। सोचने वाली बात है कि जो इकोनॉमिकल गुड्स होते हैं ना, इकोनॉमिकल गुड्स मतलब किफायती गुड्स, उन किफायती गुड्स में प्राइम कॉस्ट इज ग्रेटर देन ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, वहां पर ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट से ज्यादा होती है। अब सोचकर देखिएगा विराट कोहली जी आई एम सॉरी, विराट कोहली जी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के लिए 14 से 18 करोड़ रुपए लेते हैं।
अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक ब्रांड है, जैसे एक ब्रांड है जिसको विराट कोहली सर प्रमोट करते थे पहले, उसका नाम है हर्बल लाइफ, ठीक है, सप्लीमेंट ब्रांड है, हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है। तो हर्बल लाइफ के विराट कोहली एक तरीके से प्रमोटर, ब्रांड एम्बेसडर बन गए। विराट कोहली जी ने उसको प्रमोट किया। अब हर्बल लाइफ कंपनी ने विराट कोहली जी को जो पैसा पे किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 14 करोड़ रुपीस फॉर वन पोस्ट, is it not going to get debited under the head advertisement expenses? So advertisement is an indirect expense. Being an indirect expense, it's an overhead. So certainly, अब अगर आप अपने ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाइएगा तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी, कॉन्सिक्वेंटली सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ओवरहेड कॉस्ट जो होती है ना, वो सपोर्ट कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट एसेंशियल वाइटल कॉस्ट होती है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया विद द 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा व्हाट आर द 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग हो, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इन 5 चीजों की जरूरत होती है। फिर हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस इन मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। जो डिस्कशन हुआ उसको वापस रिविजिट नहीं करेंगे, क्विक रिकैप जरूर करेंगे। और ये जो पूरा डिस्कशन है, ये पूरा थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए कि कैसे कंपनी ना अपने एम्प्लॉयज को प्लीज करती है, टू मेक देम हैप्पी, गिव दैट फील गुड फैक्टर, और उनकी एफिशिएंसी डिराइव करने के लिए। फिर यहाँ पे हमने कंसेप्ट पढ़ा, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। मैंने कहा था ये कंसेप्ट को ना बुकमार्क करके रखना, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ये आपको 2 चैप्टर्स में काम आएगा। एक चैप्टर नंबर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट, और दूसरा ये काम आएगा इन चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर चाहिए तो आप खुद के लिए लिख के रखिएगा, रेलेवेंट फॉर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जब हम पहुंचेंगे, हम इस कंसेप्ट को ब्रश अप करेंगे, वापस डिटेल में नहीं देखेंगे ना, अभी डिटेल में देख रहे हैं कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको समझेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? तो यार कुछ स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब क्या बन गए? ये दे बिकेम बेंचमार्क इन इंडियन क्रिकेट। सो इफ समवन इज प्लेइंग गुड, जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग अमेजिंग, तो लोग क्या कर रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी की तुलना, कंपैरिजन करते हैं विद द स्टॉलवर्ड्स इन द क्रिकेट। सो they have set a standard, a point of comparison. When someone is running like, very fast, people immediately compare him with the Usain Bolt or PT Usha, कि अच्छा हुसैन बोल्ट की तरफ भाग रहा है, because हुसैन बोल्ट क्या बन गए? He became standard in that industry. So point of comparison or a point of benchmark is standard. जब तक आपको स्टैंडर्ड पता नहीं होगा ना, आप एफिशिएंसी मेजर नहीं कर सकते। जैसे मुझे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुंबई से पुणे जाना है, बाय रोड जाना है। अब मुझे मुंबई से पुणे जाना है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में आएगा ना कि कितना समय लगता है। तो कोई भी आपसे कहेगा यार है तो 150 किलोमीटर, रोड भी झक्कास है एकदम, मतलब जबरदस्त, बोले तो एक्सप्रेस वे, गाड़ी एकदम भागेगी। लेकिन क्योंकि घाट का रास्ता है तो नॉर्मली इस पे 3 घंटे लग जाते हैं। पनवेल तो 2 घंटे में पकड़ लोगे, लेकिन दादर पकड़ने में 3 घंटे लग जाएंगे। अब समझना ये क्या हो गया? नॉर्मली 3 घंटे लग जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। कि पुणे से मुंबई जाना है तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आम तौर पे नॉर्मली 3 घंटे लगते हैं। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड। अब आप उस रास्ते पे चलोगे, जब उस रास्ते पे चलोगे तो आपको एक्चुअल्स पता चलेंगे। अब सपोज कीजिए आप दादर एक्चुअली 4 घंटे में पहुंचते हैं, क्या चेंज हुआ? डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं। मतलब आपके जाने से क्या दादर 50-100 किलोमीटर पीछे खिसक गया क्या? नहीं, दादर तो उधर का उधर ही है, डिस्टेंस 150 का 150 ही है। फर्क क्या पड़ा? 1 घंटा आपको ज्यादा लगा। तो अब यहां पर जब आपके पास स्टैंडर्ड डेटा होता है और एक्चुअल डेटा होता है, तभी आप उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। तो भैया स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं वेरिएशन, और इसी का हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर 14 जो है ना, उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेराइंस एनालिसिस। वेराइंस मतलब वेरिएशन। तो भैया 3 घंटा लगना चाहिए था पुणे से मुंबई, और आपको 4 घंटा लगा पुणे से मुंबई आने में। ये जो 1 घंटा ज्यादा लगा, बताइए 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 क्यों ज्यादा लगा? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। अब अगर लेजिटिमेट रीजंस की बात करूं तो हो सकता है कि ट्रैफिक जैम मिला हो, घाट पे कोई गाड़ी क्रैश हो गई हो जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया, आपकी गाड़ी क्रैश हो गई जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया, टायर पंचर हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, ईवी है तो चार्जिंग खत्म हो गई। नॉन जेन्युइन रीजन क्या हो सकते हैं? ड्राइवर ने मस्त लोनावाला में हॉल्ट ले लिया,
ड्राइवर बोला बढ़िया, पुणे से मुंबई जा रहे हैं, मस्त लोनावला आया बीच में, आ हा ठंडी हवा, क्या कर रहा है मुंबई में जाके, वही गर्मी, वही किचकिच, वही पिच पिच, वही ह्यूमिडिटी, अपन मस्त लोनावला में ना आधा एक घंटा आराम करते हैं। ड्राइवर ने बढ़िया लोनावला में एक टपरी के साइड में गाड़ी लगाई, मस्त सैंडविच खाया, आहा चाय पिया, जबरदस्त मजा आ गया। अब ड्राइवर को तो मजा आ गया, लेकिन एक घंटा हमारा एक्स्ट्रा चला गया। तो ये वेरिएशन का एनालिसिस करना जरूरी है और उसका कॉस्टिंग पे इंपैक्ट देखना जरूरी है। वो है हमारा चैप्टर नंबर 14, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ऐसा ही वेरिएशन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। इन्फोसिस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टाटा कंसल्टेंसी का एग्जांपल दिया था, श्रुति का एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ लिया था कि हमारी श्रुति मैडम जो है वो आमतौर पे 1 घंटे में 16 पेजेस पढ़ लेती है, ये उनकी रीडिंग स्पीड है। अब हम श्रुति मैम का एक्चुअल डेटा देखते हैं। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, और ये वाला क्या हो गया बेटा जी, एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअली आज श्रुति ने ना 5 घंटे पढ़ाई की है, ये हो गए एक्चुअल आवर्स। 5 आवर्स क्या हो गए, एक्चुअल आवर्स। और 5 आवर्स में श्रुति ने एक्चुअली 100 पेजेस पढ़े हैं, तो 100 पेजेस हो गए एक्चुअल आउटपुट। अब आपको स्टैंडर्ड दिया है, श्रुति का स्टैंडर्ड क्या है, 1 घंटे में 16 पेजेस, 60 मिनट में 16 पेजेस। श्रुति का एक्चुअल क्या है, 5 घंटे में 100 पेजेस। अब आपको एक जजमेंट देना है, आपको यह बताना है कि श्रुति लेस एफिशिएंट है या एफिशिएंट है या हाईली एफिशिएंट। देखो नॉर्मली ना 2 ही चीजें होती है, या तो आइदर समवन कैन बी अंडर एफिशिएंट और someone can be efficient. So basically anything, if efficiency percentage is equal to or greater than 100, a person is known as efficient. Okay, now we can assess, we can evaluate this efficiency by 2 ways. Number 1, on the basis of output, कि भैया 1 घंटे में श्रुति 16 पेजेस पढ़ती है, तो आइडियली 5 घंटे में श्रुति को कितने पेजेस पढ़ने चाहिए थे, 80 पेजेस। तो श्रुति को 5 घंटे में 80 पेजेस पढ़ने चाहिए थे, और श्रुति ने एक्चुअली 5 घंटे में कितने पेजेस पढ़े, 100 पेजेस पढ़े। मतलब श्रुति को जितना काम करना चाहिए था, जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज्यादा काम किया है। क्योंकि उससे ज्यादा काम किया है, तो भैया प्राइमा फेसी हमारा ओपिनियन बनेगा, श्रुति इज हाईली एफिशिएंट। बराबर है कि नहीं? लेकिन अब सिर्फ ओपिनियन बना के काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर हमें उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इट इज एओ, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना बनाया या कितने पेजेस पढ़े डिवाइडेड बाय कितने पेजेस पढ़ने चाहिए थे इनटू 100, और वहां पे ये परसेंट आता है 125%। मतलब श्रुति को जितना काम करना चाहिए था ना, जितने पेजेस पढ़ने चाहिए थे, उसके 125% एक्सेल कर गई यार, जबरदस्त। क्या मियाँ हैदराबादी कैसी बात करते रहे मियाँ तुम लोग। तो ये हो गई हाईली एफिशिएंट। समझ में आप लोगों को क्लियर हुआ? फिर दूसरा तरीका हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन। तो भाई 16 पेजेस को 1 घंटा लगता है, ठीक है। अगर 16 पेजेस को 1 घंटा लगता है, तो श्रुति ने एक्चुअली कितने पेजेस पढ़े, 100 पेजेस। तो 100 पेजेस को कितना समय लगना चाहिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय श्रुति। So standard time required for actual number of pages that works out to 6.25 hours. इसका मतलब है श्रुति ने 6.25 घंटे का काम। अब ये 6.25 का मतलब 6 घंटा 25 मिनट नहीं है, मार खाओगे। इसका मतलब है 6 घंटा 30 मिनट, 6.25 घंटा है ना, 1 घंटे में 60 मिनट, यह ध्यान रखना। तो श्रुति ने 6.25 आवर्स का काम जो है ना, वो 5 आवर्स में किया है। अगर ज्यादा देर का काम कम देर में किया है, तो श्रुति क्या है, हाईली एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100, दैट बिकम्स 125%. This for performance measurement, it is very important to analyze the efficiency of someone. जैसे अभी हम हमारी एफिशिएंसी एनालाइज करते हैं, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको बताता हूं मेरे जो गुरु हैं सीए डॉक्टर शिवाजी भिखाजी जावरे सर, जिन्होंने अंशुल अग्रवाल को सी अंशुल अग्रवाल बने। बहुत सारे टीचर्स आए गए लाइफ में, बट 2 टीचर्स जिनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, वो है एसबी जावरे सर और दूसरे हैं सुशील भंडारी सर, ठीक है। हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर। तो मुझे जावरे सर ने ना हमेशा सिखाया कि व्हाट इज अ गुड और एन इफेक्टिव बैच। एक गुड या एक इफेक्टिव बैच क्या होता है, जिसकी इफेक्टिवनेस होती है 75% एंड अबव। इफेक्टिव नेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओहो मैंने उल्टा बना दिया,
इफेक्टिवनेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सी, डायरेक्टली आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बताऊंगा वहां पे बहुत हेल्प करेगा इसको समझना। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये जो लाइव बैच है ये मैंने चालू की है 16 मार्च 2026 को। ठीक है, ध्यान से समझना। और आज की हमारी डेट क्या है? 13 अप्रैल 2026। अब सबसे पहले मैं गिनूंगा टोटल कैलेंडर डेज कितने हुए। तो 16 मार्च से 31 मार्च, 31 माइनस 16 प्लस 1, क्योंकि बोथ द डेज इंक्लूडेड। 16 दिन होते हैं मार्च के, 13 दिन हुए अप्रैल के। ये हो गए हमारे 29 कैलेंडर डेज, बराबर है। और 29 डेज में, ध्यान से सुनना, 29 डेज में आज का हमारा ये क्लास लेक्चर नंबर कौन सा है? सर ये लेक्चर नंबर है 28। अब मेरे दोस्त मैं यहां पर निकालूंगा मेरा बैच इफेक्टिवनेस परसेंटेज। तो आज मेरा 28 नंबर का लेक्चर है। आउट ऑफ 29 कैलेंडर डेज इंटू 100, 28 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100, यहां आपको आंसर मिलेगा 90, क्या आ रहा है भाई, 96.55%। मतलब ये परसेंटेज का मतलब समझिएगा, जो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया, और बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि ये अभी से नहीं, पहले के समय से चलता है। बहुत सारे टीचर्स ना बैचेस चालू करते हैं, फिर बच्चों को छुट्टी देते जाते हैं, छुट्टियां देते जाते हैं, सिलेबस लंबा होता है, बैचेस एक्सटेंड होती है। तो हम लोग जब पढ़ते थे और पढ़ाते थे तो सर को हमेशा पूछते थे हाउ कम यू आर सो डिसिप्लिन। मतलब हमने तो वो सिचुएशन देखी है भाई कि जब हमारे सर को फ्यूचर में कभी कोई छुट्टी लेनी होती थी ना तो वो उसकी क्लासेस पहले से ही एडवांस में लेते थे। जबकि मैंने उल्टा देखा है काफी बार। मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जो पहले छुट्टी लेते थे और उसके बाद में बच्चों को रगड़ते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। तो सर का उल्टा था, सर बाद में क्लासेस लेने, छुट्टी लेने वाले उसके लिए पहले एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, ताकि बच्चे को वो छुट्टी के समय ना कंटेंट रहे उसके पास कि अच्छा मैंने इतना पढ़ा है, मुझे ये रिवाइज करना है। सर का कहना है कि जितने भी आपके कैलेंडर डेज हैं, नॉर्मली उसमें संडेज आ जाते हैं। कैलेंडर डेज मतलब टोटल डेज। संडेज को क्लास नॉर्मली नहीं होती है, कोई वेकेशन आ गया, कोई छुट्टी आ गई, उस दिन कोई फेस्टिवल के दिन क्लासेस नहीं होती है, कोई इमरजेंसी आ गई तो भी क्लास नहीं होती है। व्हाट ही मेंट टू से इज, और ये बिल्कुल प्रूवन है, क्योंकि मैं सर अब्दुल कलाम आजाद जी की भी एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर भी ये चीज लिखी है कि आप जितने भी कैलेंडर डेज काम करेंगे ना, उसके 75% कैलेंडर डेज आपकी क्लासेस लगनी चाहिए। मतलब अगर मैंने 29 कैलेंडर डेज की बैच ली है तो 29 का 75% होता है, तकरीबन मेरे 22 लेक्चर्स हो जाने चाहिए। मतलब अगर आज मेरे 22 लेक्चर्स होते हैं तो आई कैन से दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव बैच, मतलब इफेक्टिवली गोइंग बैच। दिस बैच इज हैपनिंग वेरी इफेक्टिवली, बहुत स्मूथली। दूसरा, क्लास का जो ड्यूरेशन होता है, अब क्लास के ड्यूरेशन में ऐसा तो नहीं है कि पहले ही सेकंड से रेडी स्टडी पो पढ़ाना चालू, ऐसे तो हो नहीं सकता। गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं, थोड़ी इधर उधर की बात होती है, थोड़ा मोटिवेशन होता है, थोड़ी ये चीज होती है, वो चीज होती है। तो क्लासरूम इफेक्टिवनेस भी 75% निकलना चाहिए, मतलब प्रोडक्टिविटी रेशियो शुड आल्सो बी 75%। इसका मतलब है कि अगर मेरा क्लास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 90 मिनट का है, तो 90 मिनट का 75%, 90 इंटू 75%, तकरीबन 67-68 मिनट की तो मिनिमम टीचिंग क्लास में होनी चाहिए। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स पार्ट ऑफ टीचिंग। नॉन टीचिंग मतलब क्या? कभी कभी आप देखो रेज एंड फीचर पे कोई कोई टीचर बच्चों से लंबी बातें करे जा रहे हैं, मतलब बेफिजूल की बातें। कभी कभी कोई बच्चा अननेसेसरी चीजों को ड्रैग किए जा रहा है, गाना बजाना, ये सब जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूं, ये 25% क्यों किया है? बिकॉज ये सब जरूरी है। लेकिन अगर पढ़ाई 25% हो जाए और ये सब 75% हो जाए तो भैया प्रॉब्लम है। तो एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हम एक चीज देखने वाले हैं, कंटिन्यू राइटिंग, वो है, उसका नाम है टाइम एंड मोशन स्टडी। ट्रस्ट मी, अभी जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ना, इसने मुझे मेरे स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प की है और आपको भी बहुत हेल्प करेगी। सही मायने में ना पढ़ाई कब होती है? जब आप सॉरी, जब आप बुक्स में जो पढ़ते हैं ना उसको अपनी लाइफ में उतार लो, तब पढ़ाई होती है, तब पढ़ाई होती है ना। अब टाइम एंड मोशन स्टडी को थोड़ा सा समझते हैं।
क्या एग्जैक्टली है ये? तो हमारा एक लेबर है, ध्यान से समझना। ये हमारा लेबर है। इस लेबर का रूटीन क्या है? वैसे तो बोलने के लिए इसका जो फैक्ट्री का टाइमिंग है, ये मत लिखिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूं। फैक्ट्री का जो टाइमिंग है वो है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सुबह 9 बजे से, या लेबर की अपनी सस्ते मजदूरी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप है ना। तो ये है हमारी आर्टिकल दिशा। आर्टिकलशिप चालू होगी, सुन को देखो कितना अमेजिंग लगता है। आज सब कुछ सही लग रहा है, जिस दिन आर्टिकलशिप चालू होगी बोले काय को चालू है ना। तो ये हमारी आर्टिकल है तिशा। तिशा का वैसे तो ऑफिस टाइमिंग है ऑफिशियली बोलने के लिए 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ठीक है। अब थोड़ा सा तिशा का ना टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं। ये जैन लोग बड़े फैंटास्टिक होते हैं। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जो किसी और कम्युनिटी के लोगों के पास नहीं, और उसका नाम है मिच्चामी दोड़म। इनसे कुछ भी हो जाए ना, कहीं पे भी कुछ भी गलती हो जाए, ये 1 सेकंड में सुपड़ा साफ कर देते हैं, बस एक चीज बोल के, मिच्चामी दुगड़म। और साल में जो एक दिन ये लोग निकालते हैं ना, वो तो मां कसम माइंड ब्लोइंग होता है। मतलब 364 दिन रायता फैलाते हैं और 65वें दिन जाकर बोल देते हैं मिच्चामी दुगड़म, मतलब ऑफिशियली मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, आप मुझे माफ करो, खत्म। आई विश अग्रवालों में भी ऐसा कुछ होता था। चलिए कोई बात नहीं, दुख दर्द पीड़ा अपनी तरफ है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मैडम तिशा का रूटीन देखना। तिशा हमारे मैडम जो है ये आर्टिकलशिप कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिलॉइट पुणे में, और मस्त एकदम जिंदगी टनाटन जबरदस्त, मां कसम राजस्थान के एक शहर अजमेर से निकल के आती है मैडम, पुणे में जाती है। ओ हो, लाइफस्टाइल एकदम ओपी, एकदम जबरदस्त लाइफस्टाइल में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। कहां अजमेर की वो एकदम पुश्तैनी छोटी छोटी गलियां, उस पे स्कूटी पे घूमती तिशा, और कहां पुणे की ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये बड़ी बड़ी कारें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। ओहो, एक वाइब ही अलग है, यूथफुल सिटी ऑफ इंडिया, है ना। अब हमारे तिशा मैडम का रूटीन ऐसा बनता है कि हमारे मैडम कहते हैं, देखो ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं कि आप इससे किसी का जजमेंट करें, कोई ओपिनियन बनाए। तो हमारे मैडम क्या करते हैं, हमारे मैडम समझ लीजिए टाइम के बिल्कुल पक्के हैं। 9:55 AM को ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस रीच नहीं, रीच ऑफिस होता है सर, ओ सॉरी। 9:55 AM को तिशा रीचेस ऑफिस। ऑफिस में अपना मस्त सिस्टम लगा, जाते ही अंगूठा लगा, तिशा अंगूठा लगाती है, पंच इन कर लिया कि हाँ मेरी अटेंडेंस लग गई। मैनुअल सिस्टम नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड, ठीक है। 10 बजे तिशा अपने डेस्क पे, सबकी अपनी डेस्क बनी होती है, तिशा की अपनी डेस्क है, वहां पर पहुंची 10 बजे। वहां पहुंचकर थोड़ी देर चैन की सांस ली मैडम ने। अब चैन की सांस लेने के बाद मैडम अपना लैपटॉप अगर ओपन करती है, इसको कहता हूं मैं सेटअप टाइम, है ना। अब डेस्क तो एकदम क्लीन है, क्योंकि लैपटॉप अगर मैडम घर पे लेके जाती है तो अब मैडम सेटअप करेगी। तो लैपटॉप सब सेटअप किया, केबल्स कनेक्ट किए, चार्जर लगाया, वाईफाई पे कनेक्ट किया, जो जरूरत के सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया। सॉरी, डिलॉयट का एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है, उसमें लॉगिन करना पड़ता है ताकि वर्चुअली भी अटेंडेंस लग जाए, है ना। तो वो सब काम तिशा मैडम ने कर लिया। अब 10:15 बज गए इसमें। अब 10:15 बजते ही तिशा मैडम ने कहा कि यार मैं भी सुबह सुबह उठकर आई हूँ, ऑफिस पहुंची हूँ इतना ट्रैवलिंग करके, I'm not feeling fresh, I'm not feeling fresh। आसपास के लोगों से बतिया लिए, 2-4 जो लोग मिल गए, गर्ल्स गाइस गर्ल्स, यू नो, हाय हेलो हाउ आर यू, एंड फलाना डिमकाना खाना खा के जाना हो, और ये सब करके हमारे तिशा मैडम कहते हैं, पास में एक दूसरी लड़की बैठी थी और कहती है हाय तिशा। तिशा कहती है ओ हाय श्रुति, सो वांट टू हैव अ कॉफी। तिशा कहती या व्हाई नॉट, श्योर। सो फिर ये दोनों उठ के जाते हैं पेंट्री की तरफ। सिर्फ आप ये स्टोरी को ऑब्जर्व करना है, उठ के जाते हैं पेंट्री की तरफ। डिलॉइट में मैं काम कर चुका हूं, पता है, मस्त एकदम जबरदस्त वाली पेंट्री, और क्या कॉफी की मशीन है। क्योंकि मेरे को खास बात पता है जिंदगी में, भाई देखो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था, जिंदगी में ना वही कॉफी पिए जो रोड के साइड में मिलती थी, जहां पर कॉफी पाउडर ना वो ऐसे गिन गिन के डालता था, गर्मा गर्म दूध डालता, वो भी कॉफी बढ़िया थे। लेकिन डिलॉइट में जो कॉफी थी ना, वहां पर कॉफी बीन्स थे। कॉफी बीन्स मैंने एडवर्टाइजमेंट के अलावा कभी देखे ही नहीं थे। वहां कॉफी बीन्स थे, ऊपर ग्राइंडर लगा था। आप जब कॉफी
का बटन प्रेस करते हैं, पहले उतनी क्वांटिटी के कॉफी बीन्स ग्राइंड होते हैं, उसका पाउडर बनता है और फिर कॉफी बनती है। मां कसम, एक नंबर कॉफी थी, एक नंबर। मैं तो एडिक्ट हो गया था कॉफी का उसके बाद। तो श्रुति कहती है यार लेट्स हैव सम कॉफी, या व्हाई नॉट, श्योर। फिर जाते हैं, बढ़िया पैंट्री में जाते हैं, कॉफी कॉफी लेते हैं, ओहो आहा जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, अरे है क्या बात है। कॉफी लेकर दोनों मस्त बैल्कनी में जाते हैं, बैल्कनी में ठंडी ठंडी हवा जुल्फे लहरा रही है, चेहरे को निखार रही है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रही है, अपनी दुख दर्द पीड़ा दास्तान एक दूसरे को बता रही है, गर्मा गर्म कॉफी पिए जा रहे हैं। वापस ये आप समझ रहे हो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरा कार्यक्रम। वापस अपने डेस्क पे पहुंचती है ऑलमोस्ट 10:45 पर। 10:45 पे डेस्क पे पहुंची और फिर अपने कम्युनिकेटर पे चेक किया। इनका एक इंटरनल व्हाट्सएप होता है, काइंड ऑफ मैसेंजर, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। कम्युनिकेटर पे चेक करती है कि 11 बजे मैनेजर की मीटिंग है। तो मैडम जी 11:15 से फिर इधर उधर लोगों से थोड़ा बतियाती है, हाँ हाय हेलो कैसे काय कसं काय बरं हाओ का, बहुत बढ़िया। 11 बजे मैनेजर की मीटिंग होती है, मैनेजर की मीटिंग चलती है आधा घंटा, मैडम को कुछ काम असाइन होता है, 11:30 मैडम काम करना स्टार्ट करती है फाइनली। अब एक आर्टिकल या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, शी इज वर्किंग फॉर क्लाइंट ए 11 बजे। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक क्लाइंट का एक कोड होता है। सो वेन एवर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट, आपको अपने अटेंडेंस शीट में उस क्लाइंट का कोड डालना पड़ता है, ताकि आपका जो समय है वो उस क्लाइंट को बुक हो जाए। आप समझ रहे हो बुक हो जाए का मतलब क्या है, कि मैंने इतना समय इस क्लाइंट पे काम किया है। तो क्लाइंट ए का कोड तिशा मैडम डालते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और आराम से करीबन 1.5 घंटा काम चलता है। फिर बज जाती है 1 बजती है, तो भैया क्या लेने का है, लंच ब्रेक। पुणे के अंदर बहुत ही धांसू रोड है, बहुत ही वाइब्रेंट रोड है, बहुत ही यूथफुल रोड है। रोड का नाम है सेनापति बापट रोड, जहां पर बना है सिम्बोयसिस कॉलेज। हा जबरदस्त। सिम्बोयसिस कॉलेज से थोड़ा आगे जाइएगा, वहां पर बनाना है आईसीसी ट्रेड टावर। आईसीसी ट्रेड टावर में डिलॉइट का ऑफिस, डिलॉइट के ऑफिस में एकदम ऐसी जबरदस्त बिल्डिंग के अंदर, उसी बिल्डिंग में 9th फ्लोर पे लेवल 9 में बना है क्या, एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट, जहां पर आप लंच कर सकते हैं। अब यार वहां से पुणे का जो व्यू मिलता है ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग है, एकदम ऐसा पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी, ग्रीन। वे पुणे इज फेमस फॉर ग्रीन ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो हमारी तीशा मैडम विद ऑल द गाइज एंड गर्ल्स, द ऑफिस पॉल्स, उनके साथ जाती है लंच करने के लिए। वैसे लंच 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो सकता है। हमारे मैडम 2 के पहले नीचे नहीं आती है। नहीं नहीं नहीं, ये लंच करने के बाद गप्पा गोष्ठी गाना बनता है, थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग बनता है। आई नीड टू मेंटेन, आई शुड नॉट बिकम फैट। खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉक। फिर नीचे आएगी, ऑफिस में आएगी, सीधा पेंट्री में जाएगी, क्या लेगी, ग्रीन टी। बोले तो क्या, नहीं 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 नहीं, खाना खाने के बाद आई नीड टू डिटॉक्स। तिशा सेज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ओ माय गॉड। Throughout my life, I've been in Ajmer. I had so much kadhi kachori. I can't tell you, Shruti, that kadhi kachori put it on so much weight on me. Oh my God! You see, my cheeks have become so fluffy, chubby. No, I'm very health conscious, dieting conscious. No, I go for walking. I go to gym, Zumba, Kumba, Tumba, Mogamba, सब कुछ. And after every meal, I take a green tea. So Tisha took a green tea set, and again, let's take an example. 2:15 p.m. she started working, but now she's working on client B because she got a message on an internal messenger that now you need to work on another client. Okay, Tisha said, no problem, I'll work on another client, not a problem. Now she's working on another client. Let's take an example. It's 3:45 p.m. and she again took a coffee break. Sometimes other comes to you, sometimes you go to others. Let's have a cup of coffee. Why? Because CCD क्या कहता है, lot can happen over a cup of coffee. एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। ये देखा है कि जितने भी गाने बने ना चाय कॉफी के इर्द गिर्द, ये बहुत अलग है। हाँ, चाय कॉफी मतलब सिर्फ सुस्कियां नहीं होती बेटा, उसमें कुछ और होता है। अब हमारे जैसे लोग क्या है, काढ़ा पीते हैं, देखो यहाँ पे। अच्छा
4 बजे तक चला कॉफी ब्रेक, वापस वही अपना अरोरा रेमी कॉफी लेकर बाहर जाने का, बैल्कनी में बातें करने का। फिर 4 बजे क्या 4 बजे आते हैं, 4 बजे आकर फिर ये वापस 4 से 5 बजे 1 घंटा काम कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लाइंट सी पे कोई रिपोर्ट्स बनानी है, सबमिशंस करना है, क्लोजिंग करना है और फिर 5 बजे से 6 बजे इनकी एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग ये अटेंड करते हैं और 6 बजे मैडम चेकआउट कर लेते हैं, मतलब अपना सिस्टम बंद कर लेते हैं। अच्छा 6 बजे मतलब 6 बजे नहीं करते हैं, ना 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 ना, है ना। ये सत्य घटनाओं पे आधारित है। प्लीज कोई भी इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा गया तो प्लीज मेरे एग्जाम्पल को आप लिटरली ही लीजिएगा, ज्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा। 5:40 पे मैं देखता था मेरे ऑफिस में सारी लड़कियां पता क्या करती थी मतलब ऑफिस से निकलने से पहले, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, 20 मिनट पहले ना सारी लड़कियां अपनी डेस्क से उठ के वॉशरूम चली जाती थी, गर्ल्स वॉशरूम। I actually didn't knew what was actually happening। ये लगा क्या रखा है रोज शाम को, मतलब ऑफिस से निकलने से 20 मिनट पहले लड़कियां जब वॉशरूम में जाती थी ना तब एक अलग अवतार में जाती थी, और जब वॉशरूम से वापस आती थी तो रुद्र अवतार में वापस आती थी। मतलब आई रियली मींस इमेजिनेशन है क्या होता होगा। तो गर्ल्स में भी गोइंग इन द वॉशरूम, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओपनिंग देयर पर्स, उसमें दुनिया भर का सामान, यहाँ पे लगाने वाला लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, और ये आईलैशेस पे क्या लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मस्कारा, चस्कारा, कस्कारा, जो भी है, ये इधर लगाने का, इधर इधर लगाने का, ऐसा पूरा मेकअप लगाने का, ऐसा ब्रश निकाल कर ऐसा लिपापोती करने का फिर इधर इधर थोड़ा लाल लाल लगाने का, इधर ऐसा सब कुछ करने का, टेकिंग आउट कॉम्बिंग हेयर। अच्छा टचअप कहते हैं क्या उसको। हाँ मिश्रा जी देखो, हाँ लड़कियों के वॉशरूम में सौरभ मिश्रा तुम क्या कर रहे थे, जरा ये बताओ, तुमको कैसे पता ये सब कुछ है, तुमको कैसे पता, और मेरे को कैसे पता वो तुम नहीं पूछोगे मेरे को। हाँ तो मस्त अंदर जाके ऐसा पूरा करके एकदम, जब बाहर आती थी ना एकदम ऐसे समझ नहीं आता था भाई। इंसान जब सुबह ऑफिस आता है तब तो तैयार होकर आता है, समझ में आता है। इंसान ऑफिस से तैयार होकर जब जाता है तो यहां पर शंका उठती है किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है। 5:40 पे ना हमारी तीशा मैडम काम करना छोड़ देती है, तीशा मैडम जाती है वॉशरूम में और मिश्रा जी जैसे बोले वो क्या करती है, टचअप। भैया मेरे को इतनी चीजें पता है ना, बाकी तुम्हारा जो भी डेकोरेशन का सामान है मेरे को उसका नाम नहीं पता, ये मस्कारा पिलिस्टिक वगैरह सब मेरे को पता है, जितना बता दिया मैंने। अब यहां पर देखना, टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं। कंपनी की जो एचआर है ना वो ये बैठकर दूर से सब ऑब्जर्व कर रही है। अच्छा मी सांगते बाबा ना, सांगते मी काय चाललंय तुमचं, ये देखती है कि भैया ये एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है तिशा, जिसका एम्प्लॉय आईडी फलाना 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 है। ये एम्प्लॉय आज हमारे ऑफिस में, ध्यान से समझना, ये हमारे ऑफिस में चेक इन करती है 10 बजे और चेकआउट करती है 6 बजे। मतलब हमारे ऑफिस के अंदर ये आज कितने घंटे रही है, 8 घंटे। 8 घंटे अर्थात कितने मिनट रही है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 8 घंटे में कितने, 480 मिनट। अगर किसी ने ये पूछा ना कि सर ये 480 मिनट कैसे निकला, मम्मी कसम सच बोल रहे हैं, उठा के बिठा के लेटा के उल्टा लटका के गीला करके बहुत मारेंगे। 480 मिनट 8 घंटे 480 मिनट रही। अब एचआर ने बैठकर ये कैलकुलेट किया कि माता ने 480 मिनट में काम कितना किया। तो अब यहां पूरा हिसाब आ गया कि भैया अभी देखो अपन एचआर लोग हैं भी, अब अपन लोग क्या करते, पहले डायरेक्ट निकालते। अच्छा क्लाइंट ए के ऊपर काम किया, क्लाइंट ए पे 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा क्लाइंट ए के ऊपर काम किया, ठीक है। फिर इधर काम किया हुआ दिख रहा है क्लाइंट बी के ऊपर, 2:15 बजे काम चालू किया, 3:45 बजे तक, मतलब कितने घंटे काम किया, 1.5 घंटे क्लाइंट बी पे काम किया। फिर इधर 1 घंटा क्लाइंट सी पे काम किया और उसके बाद में मीटिंग्स में तो यहां मुझे दिख रहा है आधे घंटे की मीटिंग हुई थी, और यहां पर भी 5 बजे से 5:40, 5 से 6 मत पकड़ना, सॉरी, मैं 6 हटा देता हूं।
5:40 को सारी लड़कियां किधर मिलेगी? वॉशरूम में। माँ कसम 5:40 को वॉशरूम में अलग ही कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ लगता है, मतलब जगह ही नहीं बचती रहेगी वॉशरूम में, ऐसा मैं देखता था। तो 5 से 5:40, 40 मिनट यहाँ, तो ऊपर 30 मिनट और नीचे आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा पकड़ लो, तो 1 आवर और 10 मिनट्स। तो अब अगर भाई साहब ये कैलकुलेट करेंगे तो तीशा मैडम ने आज काम कितना किया पूरे दिन में? इफेक्टिवनेस, 1.5 और 1.5 3 घंटा, 1 घंटा 4 घंटा, 5 घंटा 10 मिनट। 5 घंटा 10 मिनट मतलब कितने मिनट्स हुए? 1 घंटे में 60 मिनट, 5 घंटे मतलब 300 मिनट, और 10 मिनट में ऐड कर दूं 310 मिनट। एचआर वहां पर ऑब्जर्व करती है कि तिशा की आज जो इफेक्टिवनेस रही ना, वो रही 310 मिनट आउट ऑफ टोटल 480 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब जी 64.58%। अगर आप सोचते हैं कि सर क्या कंपनियां इतना डिटेल रिकॉर्ड रखती है क्या, मैनेज करती है क्या, देखती है क्या, इतना टाइम थोड़ी होता होगा सर उनके पास, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। कंपनी ये सब करती है और आजकल ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं कि मैं जिलमिल नाम की लड़की की, सौरभ डटी बॉय, रॉन्ग डटी बॉय। ओके, तो अब यहां पर यार डिस्ट्रैक्ट मत कर यार सौरभ भाई, है ना, ब्रो कोड अपने। तो 64.58% क्लास, मतलब जितना टाइम ऑफिस में रही है उतना 64.58% ही काम की है। इसका मतलब क्या? इसका आइडल टाइम निकाला जाए, तीशा मैडम का क्या निकाला जाए? आइडल टाइम। 480 मिनट ये ऑफिस में रही, 310 मिनट काम किया, इसका मतलब क्या रे बाबा रे तीशा, ओ तीशा, ओ तीशा, ओ तीशा, तीशा काई को टाइम पास करती रे तीशा। 170 मिनट तीशा का क्या है? आइडल टाइम। क्या है? आइडल टाइम। अब एचआर यहां पर, या एचआर के जो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहां रिकॉग्नाइज करते हैं कि भैया हमको पता है ये 170 मिनट का जो आइडल टाइम है, इसमें से कुछ आइडल टाइम को हम कहेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब समझ गए क्या? जो खाली, एकदम खाली पीली, एकदम खाली पीली। सौरभ कह रहा है मेरी वाली जिलमिल। ओ सौरभ, क्लास में ऐसी बातें नहीं करने का रे बाबा, सौरभ फोकस करने का। आइडल टाइम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते, कौन सा? एक नॉर्मल आइडल टाइम, दूसरा बोले तो क्या? एब नॉर्मल आइडल टाइम। है ना, नॉर्मल आइडल टाइम, एब नॉर्मल आइडल टाइम। इसको थोड़ा सा रुक के समझाऊंगा, लेकिन अभी तक यहां पे समझना। अब ये पूरी जो कहानी हमने देखी है क्लियर हुई कि आप लोगों को? अब इसके टेक्निकल वर्ड देखते हैं। द टाइम स्पेंड बाय तिशा इन द ऑफिस फ्रॉम द टाइम शी चेक्स इन टिल द टाइम शी चेक आउट, दैट इज नोन एज टाइम कीपिंग। क्या कहते हैं इसको बेटा जी? टाइम कीपिंग। The time she actually works on the projects, on the clients, on a different machine, 310 मिनट in this case, it is known as time keeping, time booking, sorry, it is known as time booking. किसको कहते हैं टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग मतलब, टाइम कीपिंग refers to the correct recording of the employees attendance time. इट कैन बी डन थ्रू मैनुअल मोड्स, रजिस्टर में ऐसा मैनुअली एंट्री करने का। इट कैन बी डन थ्रू ऑटोमेटेड मोड्स, बोले तो क्या ऐसा किसी के यहाँ रेटिना स्कैनिंग होता है, थंब स्कैनिंग होता है, फेस स्कैनिंग होता है, जज्बात स्कैनिंग होता है, कुछ भी स्कैन हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर में स्कैनिंग होता है। तो टाइम कीपिंग मतलब इन और आउट का डिफरेंस। अपने एग्जांपल में तिशा मैडम इन एंड आउट कब हुई? 10 बजे इन, 6 बजे आउट, 8 घंटा 480 मिनट टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग बोले तो, time booking refers to the time spent by an employee on a particular job or activity. Time booking can be measured by maintaining job cards. अब आप जॉब कार्ड मेंटेन कर सकते हो, जैसे मैंने कहा क्लाइंट कोड्स असाइन होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आईडी होती है। जब गाड़ी, कार, टू व्हीलर सर्विसिंग में जाती है तो कार नंबर, गाड़ी नंबर, वो इसकी आईडी होती है। आप समझ रहे हो?
तो हर एक चीज की एक आईडी असाइंड होती है। तो आप जब उस पर काम करते हैं, जैसे वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट एक साथ मल्टीपल केसेस लड़ते हैं, तो जब वो मल्टीपल केसेस लड़ते हैं तब वो क्या करते हैं, हर एक क्लाइंट को एक आईडी असाइन करते हैं। तो कितनी देर किसने किस क्लाइंट पे काम किया, जब वो उस क्लाइंट का काम चालू करते हैं ना, तो उसकी आईडी पंच इन करते हैं, तो पता चलता है कि मैंने इतनी देर इस काम पे, इस क्लाइंट पे काम किया है। इसको कहते हैं टाइम को बुकिंग। अब देखो यहां पर क्या होता है भैया, हमने क्या देखा अभी, अपन ने ये देखा कि टाइम कीपिंग मतलब आप कितने टाइम फैक्ट्री में रहे, ऑफिस में रहे, है ना, प्रीमाइसेस में रहे। टाइम कीपिंग में से अगर मैं टाइम बुकिंग को माइनस कर दूं, टाइम बुकिंग बोले तो क्या, एक्चुअली कितनी देर आपने काम किया। तिशा मैडम ऑफिस में रही 480 घंटे, तिशा मैडम ने काम किया 310 घंटे। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है लल्ला 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 लोड़ी, उसको हम क्या कहते हैं, आइडल टाइम। क्या कहते हैं मुन्ना, आइडल टाइम, फिजूल का समय, खाली समय। अब ये आइडल टाइम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक जिसे हम कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, दूसरा जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या, अभी कुछ चीजें देखो, ये पूरा रूटीन आप देखोगे तो कुछ चीजें नॉर्मल है। जैसे एचआर के रूल्स कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को एक दिन में 10-10 मिनट के 2 कॉफी ब्रेक्स अलाउड है और 30 मिनट का लंच ब्रेक अलाउड है, और उसके अलावा 10 मिनट मूवमेंट ब्रेक अलाउड है। मूवमेंट ब्रेक मतलब आप ऑफिस के दरवाजे से अपने डेस्क तक चल के जाते हैं, है ना, फिर आप शाम को निकलते समय वापस जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मे बी अज्यूम करते हैं कि 4-4 घंटे से वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो 2 बार वॉशरूम जाते हैं, तो वो एक 10 मिनट का मूवमेंट ब्रेक होता है। और ये एचआर पॉलिसीज में हर एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है। तो भैया यहां पर कैलकुलेशन क्या निकला कि एक दिन में 10 मिनट सुबह की कॉफी का, 10 मिनट आफ्टरनून की कॉफी का, 20 मिनट, 30 मिनट खाने का, 50 मिनट और 10 मिनट मूवमेंट ब्रेक, मतलब 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है। मतलब ऑफिस वाले भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है कि भैया जब भी कोई एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में 8 घंटे स्पेंड करता है तो प्रैक्टिकली नो वन कैन गिव यू जनरेट एन आउटपुट ऑफ 8 आवर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो? दे नो इट वेरी वेल दैट एम्प्लॉयज आर ह्यूमन बींग्स, इंसान है, तो एक इंसान को ये सारे ब्रेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो ये सारी चीजें करता है तो हम उसको कैलकुलेटेड रखते हैं, इवेल्युएटेड रखते हैं। 1 घंटा ऑफ रहेगा मतलब 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है। लेकिन हमारी तिशा माँ ने ऐसा नहीं किया है। हमारी तिशा माँ ने क्या किया है, जहां 10 मिनट कॉफी का दिया है वहां मैडम ने 20-20 मिनट की सुस्कियां लगाई है कॉफी को। जहां 30 मिनट लंच का दिया है, हमारे मैडम लेवल 9 पे जाके 60 मिनट एकदम बढ़िया, हाँ, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड सबकी बातें कर रही थी। हमारे मैडम ने 20 मिनट तो भैया सिर्फ डेकोरेशन में लगा दिया है जाने से पहले। अब सोचो, अब सोचो, गोंधड़ है ना बाबा, हाँ गड़बड़ है, सब गड़बड़ है बाबा। तो एबनॉर्मल टाइम मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज इक्वल टू टोटल आइडल टाइम माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो तिशा का टोटल आइडल टाइम है 170 मिनट, उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम गया 60 मिनट, मतलब 110 मिनट तिशा ने एबनॉर्मली यूज किया है, मिस यूज किया। Abnormal idle time is waste, please understand. Abnormal idle time is a loss. A question may creep in your mind that, sir, who's going to bear this loss? We are going to see later on. But right now, just understand the concept of timekeeping, understand the concept of time booking, understand the concept of idle time, and thereafter normal and abnormal idle time, because exactly it is applicable when you sit to study. The moment you sit to study, you go to your room or you sit on your table and chair, that is the time when the time keeping starts. तो सपोज आप अपने रूम में 3 घंटे बैठी हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप पूरा 3 घंटा पढ़ रही हैं क्या? आंसर है नहीं, आंसर होता है नहीं।
आप खुद ये असेसमेंट करके देख लीजिए कि जब मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा टाइम कीपिंग कितना है, मेरा टाइम बुकिंग कितना है। जैसे यहाँ पर तिशा अलग अलग क्लाइंट्स पे काम कर रही है, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई करते हैं, राइट? यू अलोकेट योर टाइम टू दैट। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है टू मेंटेन अ स्टडी डायरी, जो मैं आपको हर बार क्लास में कहता हूं। अगर आप अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने समय को अकाउंटेबल बनाएं। अनलेस एंड अनटिल unless and until you make your time accountable, your time will not be in your control. I'm not asking you to control time, I'm neither asking you to be controlled by time, I'm just asking you to make it accountable. And how can I do that? Simple trick is, see, time booking needs to be done, keeping me know broadly. So what do you need to do? And try this habit from today. Make a separate diary. You need to do simple thing. Whether you're watching classes, you're doing homework, you're doing self-study, you're doing doubt solving, anyone is solving your doubt, whatever it is relating to study, whenever you start, you write a note, you write that note, that timing. Let's take an example. Today morning, you do for today morning 8 a.m. Okay, so I'll write 8 a.m. Just write simply this much. You've started watching costing class, live classes. I'm telling for live, whatever recorded timing, it's just a hypothetical data. अब सपोज हमारी ये क्लास खत्म होती है 9:45 पे तो आप यहां पर लिखेंगे स्टार्ट टाइम, आप यहां पर लिखेंगे एंड टाइम, फिर आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे इसका ड्यूरेशन इन मिनट्स। ये बहुत इफेक्टिव होगा, मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूं, मेरे लिए तो बहुत काम किया भाई। मेरा पूरा सीए का स्टडीज मैंने इस तरीके से निकाला, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। आप भी इफेक्टिवनेस चाहते हैं तो इसको ट्राई जरूर करें। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर निकाला ड्यूरेशन। तो मेरा ड्यूरेशन कितना हुआ, 8 बजे से 9:45, 1 घंटा 45 मिनट, तो 60 and 45, 105 मिनट्स मैंने पढ़ाई की। अब ये तो मैंने क्या किया, टाइम बुकिंग कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा इसका डिटेल लगाऊंगा, मैं क्या यहां पर लिखूंगा, मैंने कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई की। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉस्टिंग, बराबर है, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की, कॉस्टिंग। फिर मैं यहां पर लिखता हूं पर्टिकुलर्स, अ ब्रीफ ऑफ व्हाट आई डिड। तो मैं यहां पर सिंपल लिखूंगा ना, लेक्चर नंबर 28, चैप्टर नंबर 3, लाइव क्लास, दैट्स ऑल। मुझे पूरी रामकथा नहीं लिखनी है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, उसके लिए मैं ट्रैकर मेंटेन करता हूं बाबा, है ना, उतना नहीं करने का मेरे को। अब एक रफ टाइम टेबल बना लेते हैं। आपकी 9:45 को कॉस्टिंग की क्लास हो गई, ठीक है। अब ये नहीं लिखने का अभी मैं नाश्ता किया, अभी दूध पिया, मैं चिच्ची गया, ये किया वो किया, वो सब नहीं लिखना। आप क्या, सपोज आप 10:30 बजे 10:30 AM अटेंड करते हैं 12 PM तक, ये कितने हो गए, 90 मिनट। आप यहां लिखते हैं ऑडिट वॉट एवर इट इज लाइव क्लास। एक सपोज डेटा दे रहा हूं ना मैं आपको। आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्टडी टेबल पे ना बस एक डायरी इस फॉर्मेट के साथ बनाकर रख दो, ट्रस्ट मी बहुत काम करेगा। एक हफ्ता करो, मेरे को रिजल्ट बताना, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे डीएम कर देना। 909 से चालू होता है और 464 से खत्म होता है, ये नंबर सबका है, सबके पास है मेरा, है ना। मेरे को डीएम करके बताना एक एक बच्चा। एक हफ्ता मेंटेन करो। फिर 12 बजे ये हो गया, वॉट एवर बीच में आप उठोगे, गाने सुनोगे, बाथरूम जाओगे, खाना खाओगे, स्नैक्स खाओगे, वो सब वो नहीं लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम बुकिंग, आपका टाइम बुकिंग। फिर सपोज हाइपोथेटिकली 1 PM से लेकर 3 PM 120 मिनट मैं लिखता हूं यहां पर FMSM लाइव क्लास। मतलब जब भी बुक खोली टाइम लिखने का, जैसे ही बुक बंद की ना वो टाइम लिखने का, खोलते ही स्टार्ट टाइमिंग, खत्म बंद करते ही एंड टाइमिंग लिखने का। फिर आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया, सुबह से क्लासेस देख रहे हैं, आंखों में स्ट्रेन आ गया है, थोड़ा बैक एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, ठीक है, सब एग्रीड है। 5 बजे आप लोग बैठे 6 बजे तक 60 मिनट कॉस्टिंग। क्या लिखोगे, सपोज होमवर्क, जो भी, अगर कोई होमवर्क है तो वो लिखने का, नहीं तो आप यहां पर लिखते हो सेल्फ स्टडी, रिवीजन, वॉट एवर यू ब्रीफली है, कंसाइजली ब्रीफली। फिर तुरंत
6 बजे कॉस्टिंग की बुक्स बंद करी और 6 बजे आपने उठा ली अपनी ऑडिटिंग की बुक्स। देखो रोज का रोज पढ़ना ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। जितना रोज पढ़ा है उतना रोज के रोज रिवाइज कर डालो, खल्लास है ना। यहाँ पर लिखोगे रिविजन्स, डेली रिविजन्स। फिर बाद में उठे नहीं, आपको पता है अभी मेरी एनर्जी हाई है, अभी मैं थकी हुई नहीं हूँ, थकावा नहीं हूँ, कोई भूख वूख भी नहीं लगी है, कोई काम भी नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेट मी यूटिलाइज दिस टाइम टू माई फुलेस्ट। 8 बजे तक तो 75 मिनट का टाइम है। मैं यहाँ पर FMSM का भी क्या कर लेती हूँ, होमवर्क कर लेती हूँ। 8 बजे मैंने ब्रेक ले लिया, फैमिली टाइम है, वो बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मम्मी की डिनर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। लड़का और लड़की उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को करना चाहिए, सब काम करना चाहिए। उसके बाद में फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, पापा आ गए दुकान से, ऑफिस से, पापा के साथ टाइम स्पेंड किए, छोटा भाई के टपली पे एक मार दिया तो वो भी अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ है ना, मतलब इट फील्स गुड। थोड़ा अपना ज्ञान बांट दिया दिन भर में जो सीखा कि हाँ आज अंशुल सर ने ये सिखाया, आज ये सर ने वो सिखाया, आज हमने ये पढ़ा वो पढ़ा। ये चीजें जब आप शेयर करो, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। तो अपने ज्ञान को जितना शेयर करोगे आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा कि आज हमने ये नई चीज सीखी वो सीखी। ये सब होने के बाद मम्मी पापा गुड नाइट, नाइट चोर्स होने के बाद आप सपोज आप नाइट आउल है, 10 बजे आप बैठे पढ़ने के लिए। अब आपको पता है मैंने 7 घंटे नींद लेनी है। अब अगर मैं नाइट आउल हूं तो मैं 12 से 7 सो जाऊंगा, और अगर मैं मॉर्निंग राइजर हूं तो मैं 10 बजे सोकर 5 बजे उठ जाऊंगा। मैंने कुल मिलाकर ये देखना है कि मेरे को 2 घंटे और निकालने हैं, 120 मिनट मैंने निकालने हैं। इसको भी मैं सपोज स्प्लिट कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया ना, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 60 मिनट थोड़ा यहां पर दे दिया मैंने, या चलो ठीक है 120 मिनट दे दिया मैंने एडवांस्ड अकाउंटिंग को। जिन लोगों की ग्रुप 1 की क्लासेस हो गई है उनको मैंने मेंटरशिप में पूरा टाइम टेबल बना के दिया, बराबर है, वो याद है ना कैसा टाइम टेबल फॉलो करने का। हाँ, ग्रुप 1 की क्लासेस के बाद जो ग्रुप 2 कर रहा है उनको बना के दिया, और जो ग्रुप 2 से चालू कर रहा है उनको भी अलग बना के दिया, है ना। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने क्या कहा, टेक्निकल डाउट्स ऑन अवर ऑफिशियल डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप, जज्बाती डाउट ऑन DM 909 से चालू होता है, 464 पे खत्म होता है, ठीक है। क्या करने का, एडवांस अकाउंटिंग में जो भी आज पढ़ा उसको लिखने का कि हाँ आज मैंने बैठ के AS28 की रिवीजन करी है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से सॉल्व किए हैं उसके क्वेश्चन, बस खत्म। अब रुको, नींद बहुत आ रही होगी मुझे पता है, 5 मिनट का समय निकालो, एक बार जरा टोटल ले लो कि आज मैंने दिन भर में कितनी देर पढ़ाई की। 105, 90, 120, 60, 45, 75, 120, हैला 615 मिनट मैंने पढ़ाई की। अब इसको घंटों में कन्वर्ट कर लो तो 600 घंटे मतलब 10 घंटे हो गए। 10 घंटे 15 मिनट मैंने पढ़ाई की है। भाई साहब वो जो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा, सच बता रहा हूं। वो जो अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा ना कि हाँ भाई आज के दिन में मैंने 10 घंटे 15 मिनट पढ़ाई की है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। नींद जो आएगी ना उसके बाद देखना क्या चैन की सुकून की नींद आएगी ना, सही में यू विल एक्चुअली फील कि बॉस व्हाट अ प्रोडक्टिव डे इट वाज, व्हाट हैव आई डन मैन, दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल, दिस इज जस्ट अमेजिंग, I need to use my day like this, my every day should be like this. In fact you are going to go and show this to your mummy papa, don't show to your friends, नजर is for real, हाँ नजर लग जाएगी, किसी और को नहीं दिखाने का। नजर रियल है, समझ रहे हो, ये मेंटेन करो। कहीं किसी दिन जब आप नहीं पढ़ पाए फॉर वट एवर रीजन, और उस दिन भी मेंटेन करना, और जब आप देखो इमेजिन करो एंड ऑफ द डे पर यहां पर आपको डेटा लिखा हुआ दिखेगा 2 घंटे 10 मिनट, किसी दिन डेटा दिखेगा 0 आवर्स 0 मिनट, उस दिन देखना भैया सीधा दिल के अंदर चोट पहुंचेगी कि भाई तूने क्या कर दिया। ये क्या कर दिया भाई, तो बहुत गलत हो गया भाई, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत दिल के अंदर तक लगेगा कि वो लगना चाहिए, सच बता रहा हूं वो दिल पे लगना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में डेटा नहीं है,
क्योंकि जब तक आपके सामने ये रिटर्न नहीं है ना, तब तक एवरीथिंग इज अ ब्लाइंड फोल्ड। क्या मैं पढ़ रही हूँ? हाँ मैं पढ़ रही हूँ। क्या मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। क्या मुझे समझ में आ रहा है? हाँ मुझे समझ में आ रहा है। जैसे जब आप टेस्ट देते हो तभी तो आपको जाकर रियलाइज होता है कि यार एक्चुअल में मेरी पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि क्लास में तो टीचर जब सामने बैठा है, टीचर जब लिख रहा है, तब तो सारी चीजें समझ में आ रही है ना, सारी चीजें पता हो रही है। अच्छा, इसका एक और चीज बताता हूँ। ये तो जिस पेज से डायरी से चालू करोगे करना, उसके पहले एक समरी पेज बना लेना। समरी पेज पे क्या बना है? तारीख लिखते चलना है। जैसे आज की तारीख हो गई 13 अप्रैल 2026, और उसकी समरी बनानी है। आज मैंने कितना पढ़ा? 10 घंटे 15 मिनट। दैट्स ऑल। बस इस पे बस डेली का लिखते रहना। डेली का जो अलग अलग पेज बनेगा ना, उसकी टोटल यहाँ लेते रहना। अच्छा, 14 तारीख को मैंने कितना पढ़ाई की? 9 घंटे 5 मिनट मैंने पढ़ाई की। 15 तारीख को मैंने हिला, उस दिन मैंने सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट पढ़ाई की। 16 तारीख को कुछ नहीं, 0 घंटे 0 मिनट पढ़ाई की। तो ये समरी ना आपका एक ग्राफ बना देगी ऊपर नीचे, भाई तेरा चल क्या रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है भाई पढ़ाई में, बनानी पड़ेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। You just try this. I'm telling you, I'm betting you, it's going to rock. It's going to work like anything, है ना? So ये टाइम एंड मोशन स्टडी भी ना हमारे लिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, किसी प्रोफेशनल की लाइफ में, हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या ये सब लोग हैं, ये अपने डेट्स कैसे फाइनलाइज करते हैं कि मैं इस मूवी पे काम कर रहा हूँ, उस मूवी पे काम करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा? हाउ डू दे डू दिस? दे हैव टू प्लान देयर डे। The most successful person in this world has 24 hours. But remember that the most unsuccessful person in this world also has 24 hours. Success or failures doesn't lies in the number of hours. It lies in how do you utilize those hours. That's very important, है ना? That's exactly what we are studying in time and motion study. So मैं अभी के लिए ये दिशा मैडम की पूरी कहानी यहाँ से हटा देता हूँ। टाइम एंड मोशन स्टडी मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले होता है, अब आप ये लिख सकते हैं, टाइम कीपिंग। फिर इसके अंदर से हम लोग क्या माइनस करते हैं? टाइम बुकिंग। फिर हमको क्या मिलता है यहाँ पर जाकर? इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडल टाइम। आइडल टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम और फिर एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली लिख लेते हैं। टाइम कीपिंग का मतलब है टोटल टाइम स्पेंट बाय एन एम्प्लॉय, चाहे आपकी फैक्ट्री हो या आपका ऑफिस हो, है ना? ये क्या है? टाइम बुकिंग का मतलब टोटल टाइम एक्चुअली वर्क ऑन मल्टीपल जॉब और प्रोजेक्ट्स। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या है? इट इज द टाइम वेस्टेड, जो टाइम वेस्ट हो गया। मैं इसको रादर ऐसा कहूंगा, टाइम पेड एंड वेस्टेड। देखो भैया, आप तो एम्प्लॉय को पूरे 8 घंटे की पेमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? एज एन एम्प्लॉयर सी हम लोग क्या देख रहे हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट। सो फॉर मी द कॉस्ट इज फॉर द एंटायर 8 आवर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉस्ट पूरी 8 घंटों की है, लेकिन ये समझना है कि मुझे 8 घंटों का काम मिला है क्या? नहीं मिला है। तो मुझे जितने कम देर का काम मिला है, ये वो समय है जिस समय का मैंने अपने एम्प्लॉय को पैसा तो दिया है, लेकिन वो पैसा मेरा वेस्ट हो गया है। नॉर्मल आइडल टाइम किसको कहते हैं? जो कि अनअवॉइडेबल है, बियॉन्ड योर कंट्रोल है। एबनॉर्मल आइडल टाइम किसको कहते हैं? जो कि अवॉइडेबल है। समझ में आ रहा है? अब यहां पे नीचे बस दो छोटी सी चीजें लिखेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम? there is no separate, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम? तो अच्छे से समझना, देयर इज नो सेपरेट ट्रीटमेंट
और अकाउंटिंग एंट्री फॉर नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम is unavoidable, that is it is bound to happen, and therefore it is absorbed by remaining प्रोडक्टिव टाइम। मैं आपको इसके ऊपर अभी एक इलिस्ट्रेशन भी करवाऊंगा, है ना। इफेक्टिव रेट पर आवर इनटू ब्रैकेट आफ्टर नॉर्मल आइडल टाइम, it is equal to total wages paid divided by total hours paid minus normal idle time। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या है, आमतौर पे होता रहता है, विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो उसका कोई अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, समझना। अभी हम उस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। देयर इज नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल आइडल टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, तो नॉर्मल आइडल टाइम पे हमारा जो नुकसान हुआ है, जितना भी लॉस, देखो लॉस तो लॉस है, वो नुकसान क्या होगा, इट इज एडजस्टेड बाय द रिमेनिंग प्रोडक्टिव टाइम, बाकी प्रोडक्टिव टाइम से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अ वर्कर इज पेड ₹490 पर डे फॉर 8 आवर्स ड्यूटी। एक वर्कर जो है उसको एक दिन का, एक दिन मतलब 8 घंटे हमने डिफाइन किया, एक वर्कर को 8 घंटों का हम 490 रुपए पे करते हैं। हिज नॉर्मल आइडल टाइम पर डे इज 1 hour, but his actual working is 5.5 hours. Calculate या कैलकुलेट से ज्यादा कहूंगा, what will be the treatment of normal idle time and abnormal idle time, है ना। इसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रेट पर आवर, कि एक एम्प्लॉय का 1 घंटे का इफेक्टिव रेट पर आवर क्या। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। बिफोर आइडल टाइम, भैया हम एक वर्कर को एक दिन का 490 रुपए पे कर रहे हैं 8 घंटों का, तो उसका आर्ली रेट क्या हो गया, है ना, रेट पर आर कितना हो गया, 490 रुपए उसको मिलता है 8 घंटे काम करने का, तो उसका इफेक्टिव रेट पर आर हो गया 61.25। ये समझ में आ रहा है क्या। आज का पूरा लेक्चर ना इसी कंसेप्ट पे है भाई लोगों, please try to understand, complete lecture dedicated to this concept. Is this clear to all of you, yes or no, tell me। एक वर्कर जिसको आप एक दिन का
आप एक दिन का 490 रुपीज पे करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी का, तो आपका उसका रेट पर आर कितना हो गया 61.25। लेकिन एक बात बताओ, 8 घंटे की ड्यूटी में आपको 8 घंटे का काम मिलता है क्या? ये 8 घंटे क्या हो गया बेटा जी? ये है हमारा टाइम कीपिंग। हमको भी पता है प्रैक्टिकली 8 घंटा कोई काम नहीं कर सकता सिवाय रजनीकांत के, ये हमारा टाइम कीपिंग है। हमको खुद को पता है और हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है कि 1 घंटे का क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम है। वो जो मैंने बताया था 10 मिनट सुबह की चाय का, 10 मिनट दोपहर की चाय का, 30 मिनट खाने का, 10 मिनट सेटअप टाइम, रनिंग अराउंड टाइम, एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन। कभी कभी ऑफिस 4 फ्लोर का होता है, नीचे से ऊपर जाना है, लिफ्ट से जा रहे हो, स्टेयर्स कैसे जा, तो ये वॉकिंग टाइम भी तो नॉर्मल आइडल टाइम है ना भाई। मतलब अगर मुझे इतना जाना पड़ रहा है तो मैं क्या करूं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं क्या करूं ठीक है। तो अब आपको पता है कि इवन दो मैंने ये 61.25 निकाला है, बट ये वाला जो डेटा है ना, ये कोई यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि मुझे सर 8 घंटे कभी काम मिलेगा ही नहीं, तो मेरा इफेक्टिव रेट पर आर 61.25 नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट पर आर, लेकिन हम ये निकालेंगे आफ्टर नॉर्मल आइडल टाइम। आप समझ रहे हो क्या? है ना? मैं टोटल आइडल टाइम कंसीडर नहीं करूंगा बच्चों, मैं नॉर्मल आइडल टाइम कंसीडर करूंगा। भाई मेरा एम्प्लॉय फुकट दिन भर टाइम पास कर सकता है, अभी हमने तिशा का एग्जांपल देखा है। वाई शुड आई बियर दैट कॉस्ट? मैं तो ये देखूंगा कि आइडियली क्या होना चाहिए। तो मैंने उसका देखो फॉर्मूला क्या दिया आपको, ये पढ़ो। टोटल वेजेस, हम यहां पर यही फॉर्मूला में आंसर्स वैल्यूज पुट अप करते हैं। टोटल वेजेस 490 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स पेड। For how many hours did I pay to my employee? I paid for 8 hours minus normal idle time. How much is normal idle time? 1 hour. So that gives rupees 490 for 7 hours. That becomes rupees 70 per hour. Now what is changed? Understand. I have considered in denominator my time, actual time I should say, actual time available for work. Even though timekeeping is 8 hours, but the actual time available for work is not 8 hours, because 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। इंसान है, मटेरियल और लेबर में क्या डिफरेंस है पिछली क्लास में हमने देखा था। इसकी सांसें चलती है, टेंजिबल है, इमोशंस है। होता है यार ऑफिस में, जहां ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वहां ऑफिस रोमांस भी होता है, चलता है। ऑफिस में ब्रोमांस भी होता है, सब चीजें होती है, सब चीजें होती है भाई। तो आप ये समझो कि 1 घंटा मैंने मान लिया, तो 490 रुपए जो मैं दे रहा हूं ना, अब मुझे समाधान करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा ये 490 रुपए 8 घंटे का नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये 61.25 इट्स ऑफ नो यूज। व्हाट इज फॉर यूज इज दिस 490 rupees is what I'm paying is for 7 hours. That means what is my effective rate per hour is rupees 70 per hour. Now this is my actual labor rate. Are you getting my point? This is my actual labor rate. दिमाग से 8 घंटा निकाल ही दो। जब आप भी पढ़ने जाते हो, पढ़ने बैठते हो ना, तो सपोज 6 घंटा पढ़ने बैठे हो, दिमाग से निकाल दो कि मैं 6 घंटा आज पूरा पढ़ लूंगी, होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इंसान हो, मशीन नहीं हो, मैं अभी भी समझा रहा हूं। मोस्ट इफेक्टिव स्टडी स्लॉट जो होता है ना, वो 1.5 से 2 घंटे का, ये मान लो। मोस्ट इफेक्टिव स्टडी स्लॉट इज, मतलब स्लॉट का मतलब है जब एक बार पढ़ने बैठे हो ना, तो 1.5 घंटे से पहले उठना नहीं और 2 से ज्यादा बैठना नहीं, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। क्योंकि बेटा जब पढ़ने बैठते हो ना, पहले 15-20 मिनट लिंक लगने में समय लग जाता है। आप देखो पहले 15-20 मिनट में आउटपुट बहुत कम आता है, आपकी सिर्फ लिंक लगती है। ग्रेजुअली वो सब्जेक्ट, वो कंसेप्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग चलने लगता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नींद उड़ने लगती है। तो वो 15-20 मिनट उसमें लगता है, फिर आपकी इफेक्टिवनेस आने लगती है। और फिर जब इफेक्टिवनेस आने लगती है, और अगर आप 1 घंटे में पढ़ाई बंद कर देंगे तो क्या होगा?
मतलब आपने हाफ ऑफ द टाइम ही यूटिलाइज किया है। तो कम से कम 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, फिर ब्रेक लेना चाहिए। कुछ लोगों का ये 1.5 नहीं 2 घंटे होता है, लेकिन मेरा ये मानना, और ये रिसर्च भी कहती है कि 2 घंटे के ऊपर अगर आप कंटिन्यूस अगर एक सिंगल सिटिंग दे रहे हो ना, तो 2 घंटे के बाद आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस घटती जाती है, बिकॉज दिमाग टायर हो गया। तो सर क्या करना चाहिए? 1.5 से 2 घंटे का एक स्लॉट करना, एक सिटिंग देना, उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग देना, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग देना, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेना। तो आपका दिमाग जो होता है ना, वो जिम में जैसे नहीं होता, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी मसल को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसका 48 आवर का रिकवरी पीरियड होता है, जिस पीरियड के अंदर आप प्रोटीन इनटेक करते हैं, आप रेस्ट करते हैं, तो आपकी जो मसल ब्रेक हुई ना, वो मसल रीबिल्ड करती है, ग्रो करती है, और फिर आपकी मसल ग्रो करती है ना, इंक्रीज होती है। बस वही चीज होती है। ये 1.5 से 2 घंटा जब आप एक स्पेल कर रहे हैं ना स्टडीज का, एक सिंगल सिटिंग दे रहे हैं, आप अपनी ब्रेन को टीयर डाउन कर रहे हैं। द टाइनी टाइनी पार्टिकल्स इन योर ब्रेन्स आर गेटिंग टीयर डाउन बिकॉज दे आर गेटिंग टायर्ड। यू आर यूजिंग योर ब्रेन। दिमाग गर्म हो गया है, वो क्या होता है एक्चुअल में? दिमाग थोड़ी गर्म होता है, मतलब आप थक गए हो, फटीक है वो। अब आप अगर सपोज ये इमेजिन करो, एक सिंगल सिटिंग 3 घंटे 4 घंटे की देर, आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि लास्ट का 1-1.5 घंटा सर निकाला, सर हमने समझ नहीं आया उसमें हुआ क्या, तो फिर बैठा ही क्यों? फिर बैठा ही क्यों? तो हमने क्या किया, 7 घंटे 70 रुपए पर आवर, ये क्लियर हो गया। अब नॉर्मल आइडल टाइम का यहां पर ट्रीटमेंट देखो क्या हुआ, यहां पर ट्रीटमेंट देखो क्या हुआ, लिखेंगे हम इसको यहां पर, एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इफेक्टिव रेट पर आवर हैज इन्फ्लेटेड। समझ में आ रहा है? जो इफेक्टिव रेट पर आर हमारी हो सकती थी 61.25, वो बढ़कर हो गई 70 रुपए। और ये क्यों बढ़ गई है? ये 9 रुपए 75 पैसे से क्यों महंगा हो गया है? हमारा लेबर क्यों महंगा हो गया है? क्योंकि हम हमारे लेबर को पैसा 8 घंटों का दे रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि काम हमको मैक्सिमम 7 घंटों का ही मिलेगा। तो इसका मतलब है मेरी लेबर कॉस्ट 61.25 नहीं है, मेरी इफेक्टिवली लेबर रेट जो है, आर्ली कॉस्ट जो है, वो 70 रुपए है, ये मानकर चलना। लेकिन सर एक्चुअल आवर्स वर्क तो कम है, क्वेश्चन में क्या दिया है, बट हिज एक्चुअल वर्किंग आवर्स आर 5.5 आवर्स। तो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे? हम यहां निकालेंगे हाउ मच इज माई एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकालेंगे भाई लोगों? इट इज इक्वल टू टोटल आइडल टाइम माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। समझ रहे हो सभी जने? टोटल आइडल टाइम कितना है सर? 8 घंटे काम करना चाहिए था, उसने सिर्फ 5.5 घंटे काम किया। तो सर बहुत टाइम वेस्ट किया उसने, 6.5 7.5 सर 2.5 घंटे हमारा टोटल आइडल टाइम हुआ है। 2.5 घंटे में से सर नॉर्मल आइडल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर है, मतलब सर 1.5 घंटा जो है, 1.5 आवर्स जो है, वो हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो ये 1.5 घंटे का जो नुकसान है, उसको अब हम क्वांटिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है। तो दैट इज इक्वल टू एबनॉर्मल आइडल टाइम इनटू इफेक्टिव रेट पर आवर। तो मेरा एबनॉर्मल आइडल टाइम है बच्चों 1.5 घंटे का, और इफेक्टिव रेट पर आवर है 70 रुपीज पर आवर। मैं फिर से कह रहा हूं, 61.25 भूल जाना, वो भ्रम है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? 70 रुपए सत्य है। तो मेरा लेबर का 1 घंटा 70 रुपए का है,
मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा तुझे पता है मैं तुझे 70 रुपए घंटा पे करता हूँ, वो बोले नहीं 490 रुपए दिन का पे करता, मैं नहीं मैं तुझे 70 घंटे पे करता हूँ, मैं तुझे 70 रुपए घंटे का पे करता हूं, तूने 1.5 घंटा वेस्ट किया है, मतलब तूने मेरा 105 रुपए का नुकसान किया है। कितने का नुकसान किया है? 105 रुपए का नुकसान किया है। एनी abnormal losses including abnormal idle time is debited to costing P&L account। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देखा है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना। कुछ लॉस होता है, कभी कभी कुछ इंश्योरेंस क्लेम से रिकवर हो जाता है, जो रिकवर नहीं हो पाता है उसको हम लोग कहते हैं नेट लॉस। क्या कहते हैं? नेट लॉस। और वो जो नेट लॉस होता है वो कहां जाता है? इट गोज टू द डेबिट ऑफ P&L account, profit and loss account. All the abnormal items goes and sit on the debit of P&L account. Try to understand. Similarly, abnormal idle time, मेरी फैक्ट्री में लाइट चली गई, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स, चलो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। रीजंस ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पावर फेलियर हो सकता है, उसके बाद में डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, डिस्टरबेंस इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। मेरी लेबर तैयार बैठी है, मशीनें तैयार है, रॉ मटेरियल नहीं है, मैं क्या काम करवाऊंगा? मेरी एम्प्लॉइज लेबर खाली बैठी है, आइडल टाइम, ये मेरा नुकसान हो रहा है। अब इसको मटेरियल के साथ कनेक्ट करो। हम लोग जो लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल, ये सब डिटरमाइन करते हैं भाई लोगों। ये क्यों डिटरमाइन करते हैं? इसीलिए क्योंकि एक बार इमेजिन करो अगर मेरी लेबर खाली बैठी है, मेरे एम्प्लॉइज खाली बैठे हैं, मुझे तो उनको सैलरी देनी पड़ रही है ना, पर मेरा नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं उनको सैलरी दे तो रहा हूं, आई एम पेइंग, आवर्स पेड बट आवर्स वर्क जीरो, नथिंग। और क्या रीजन हो सकते हैं? नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी बहुत तेज बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, है ना। इसके बाद वॉर्स, सोशल अनरेस्ट, पेंडेमिक, स्ट्राइक, ये भी एक रीजन हो सकता है। और क्या इमेजिन कर सकते हो एबनॉर्मल आइडल टाइम और किस वजह से हो सकता है? सर एबनॉर्मल आइडल टाइम मेरे लेबर की इनएफिशिएंसी के वजह से भी हो सकता है। अब ना मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, टाइम एंड मोशन स्टडी कैसे काम करती है। एक फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा प्रीमाइसेस था, ध्यान से सुनना, रियल लाइफ एग्जांपल है, नाम वगैरह कोट नहीं करूंगा, ऑडिट के अंदर आप पढ़ते हैं ना कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बहुत बड़ा प्रीमाइसेस था, बहुत सारी मशीनरी थी, और उनके बेसिकली उनका जो प्रोडक्ट बनता था ना वो एक प्रोसेस में बनता था। पहले मशीन ए पे प्रोसेस हो रहा है, फिर मशीन बी पे, फिर मशीन सी पे, फिर मशीन डी पे, और हर मशीन का एक शॉप बना हुआ था। शॉप मतलब जैसे फैक्ट्री का शेड होता है ना, तो अलग अलग शेड थे, बिकॉज मशीन बिल्कुल अलग थी एक दूसरे से। तो एक शेड, फिर रास्ता बना हुआ था, रोड बना हुआ था दूसरे शेड पे जाने के लिए, फिर रोड बना था तीसरे शेड पे जाने के लिए। तो अब होता ये था कि इतने बड़े प्रीमाइसेस में ना कंपनी के जो वर्कर्स थे, they had to move between the machines, they were working in a process, they were moving in between of the machines. So the management of the company observed that there's lot of idle time. Now how to save this idle time, मतलब ये टाइम एंड मोशन स्टडी कहाँ काम आती है। और एग्जैक्टली जो मैंने आपको स्टडी डायरी बोला ना, आप जब वो बनाओगे ना, आप ट्रस्ट में आप मुझे कहोगे कि सर आपने बहुत सही चीज बताई है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, 8 घंटे का पेमेंट कर रहे हैं, 5-5.5 घंटे का आउटपुट निकल रहा है। वर्कर्स को बुलाकर बोला भाई लोगों कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। वर्कर बोले सर हम क्या करें, आप हमारे स्मार्ट वॉच पे चेक कर लो, मुझे डेली का करीबन 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा है।
आई एम वॉकिंग ऑलमोस्ट 15,000 स्टेप्स अ डे, बिकॉज मुझे एक मशीन से दूसरे मशीन जाना है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, मैं करूँ तो करूँ क्या, उसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है। वर्कर्स का कहना है इट्स अ नॉर्मल आइडल टाइम। द मैनेजमेंट एक्सेप्टेड, हाँ बात तो सही है, मैनेजमेंट ने कहा अपन भी चलकर देखते, बात तो सही है। आपको पता है उस कंपनी ने, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, उस कंपनी ने क्या दिमाग चलाया उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए। एकदम सस्ता सुंदर जुगाड़। देखो महंगा तरीका तो था अंदर एम्प्लॉयज के लिए गाड़ियां चला दो, ईवीज चला दो, कि ठीक है एम्प्लॉयज को ईवी से लेकर जाएंगे वो। उन्होंने दिमाग चलाया कि सारे एम्प्लॉयज को ना स्केटिंग सिखा दो, जितने भी एम्प्लॉयज मेरे कंपनी में मैं सबको स्केटिंग सिखा दूंगा। और फिर बाद में उस कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को स्केट्स मैंडेटरी कर दिए वाइल दे आर ऑन द ड्यूटी। उनके शूज ही ऐसे बना दिए जिसके अंदर स्केट्स होते हैं। अब भाई दिमाग चला है जो देखो। अब इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयज आर एक्चुअली वेयरिंग स्केट्स in the factory premises while being in the factory premises. Now when they have to go from machine A to machine B, which earlier they were walking and going, earlier it used to take like 10 minutes, now it's just happening in 2 minutes, 1 or 2 minutes, because they are rolling on skates, they're not walking anymore. The management took this small decision and they observed miraculous change. They observed that employees' time is being effectively utilized. They observed that normal idle time has came down. They observed that employees को थकान कम हो रही है, क्योंकि स्केट्स में थकान नहीं होती है ना। पैदल चलने के कंपैरिजन से कितनी कम थकान होती है, एक बार सोच कर देखो आप, है ना दिमाग। तो यार ये चीज समझो, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहले ना किसी भी चीज में, जनरलाइज चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास सबसे पहले डेटा होगा तो ही आप डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालोगे। इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, इंफॉर्मेशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम उसकी कुछ रिपोर्ट्स बनाएंगे, है ना। आपके पास सबसे पहले डेटा होगा, तो डेटा से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे, रिपोर्ट्स बनाओगे, और ये रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन होगी ना, तभी तो जाकर आप उसके बेसिस पर उस पे क्या लोगे, डिसीजंस लोगे। अनलेस एंड अनटिल यू हैव डेटा यू कांट टेक डिसीजन। जैसे आज आप लोगों के पास आपका टाइम एंड मोशन स्टडी है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं। जो बच्चे ग्रुप 1 करके ग्रुप 2 में आ गए, मतलब तकरीबन आप 4-5 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है 4-5 महीने से मैंने कितनी कितनी पढ़ाई की, कितनी देर की, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है मेरे भाई। जब डेटा नहीं है ब्रो, व्हेन यू डोंट हैव डेटा, यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन, हाउ विल यू टेक डिसीजन। अनटिल एंड अनलेस यू टेक डिसीजन, जब तक डिसीजन नहीं होता है, एक सिंपल सी चीज समझना, आप किस चीज में जी रहे हैं आपको बताऊं मैं, यू आर सिंपली लिविंग लाइफ ऑफ इल्यूशन। हवा में ऐसी चल रही है पढ़ाई, मस्त चल रही है पढ़ाई। ब्रो मैंने इतने सालों में मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पेपर खत्म होने के बाद बच्चों को पूछा पेपर कैसे हो, बहुत अच्छे पेपर हुए, क्या लग रहा है सर 60 तो आराम से मिल जाएंगे, रिजल्ट आता है 30 मार्क नहीं आते हैं। क्यों है ये गैप, वाई इज दिस गैप, बिकॉज द असेसमेंट वेंट रॉन्ग। वाई असेसमेंट वेंट रॉन्ग, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू असेसमेंट। And why you don't know how to do assessment, because you never did that, you never collected data, you never prepared reports, you never took a decision, and you are straight away going into examination and just becoming a guinea pig. Are you getting my point, what I'm trying to say? So this is just one simple example. तो मैनेजमेंट ने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, एम्प्लॉयज को स्केटिंग सिखा दी, एम्प्लॉयज अब स्केट्स करके जा रहे हैं, स्केट्स यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर फ्रीली रोल कर रहे हैं। अच्छा अगर आप सोचो उसकी जगह ईवी वगैरह करते थे तो खर्चा बढ़ता था, केपेक्स बढ़ता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता था, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, ड्राइवर को हायर करो, चार्जिंग स्टेशन बनाओ, चार्जिंग का खर्चा, बिजली का खर्चा, गाड़ियों के मेंटेनेंस का खर्चा। स्केटिंग में कैसा खर्चा है भाई सोचो। स्केटिंग में कौन सा खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है, there's no expense, one time training expenditure, that's all। और फिर बाद में क्या किया उस कंपनी ने, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी डाल दी, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब हु नो स्केटिंग। और इंटरव्यू के अंदर एक स्टेप ऐड कर दिया उन्होंने, स्केटिंग की टेस्ट लेते थे। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपका इंटरव्यू जब होगा तो आपको स्केटिंग भी करके दिखानी है, अगर स्केटिंग आती है तो ही आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो कंपनी ने वहां ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचा दी। तो ट्रेनिंग कॉस्ट सिर्फ किसके लिए लगी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए, ट्रांजिशन के समय। एक बार ट्रांजिशन हो गया, नो ट्रेनिंग कॉस्ट एट ऑल, खत्म, खलास, है ना। जबरदस्त आइडिया। तो ये कुछ रीजंस होते हैं अब नॉर्मल आइडल टाइम के, इसको हमें यहाँ पर समझना है।
मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली? एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? इफेक्टिव रेट पर आवर गेट्स इन्फ्लेटेड और इंक्रीज। तो मुझे लगता है ये है बहुत ही जबरदस्त वाली चीज, और ये ऐसे जो जबरदस्त वाली चीज होती है, ये जबरदस्त वाली चीजें कहाँ जानी चाहिए बच्चा लोगों? ये जानी चाहिए हमारे रजिस्टर के सेल्फ एनालिसिस पेज पे। आ जाओ सेल्फ एनालिसिस पेज पर, यहां पर लिखो है पॉइंट। भाई मेरे तरफ से जो पॉइंट्स लिखने हैं सेल्फ एनालिसिस पर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको फील होता है कि नहीं यार मुझे भी ये चीज लिखनी चाहिए, वो चीज लिखनी चाहिए, बिल्कुल बिंदास लिखो। ये पेज आपके लिए रिविजन्स करते समय ना, ये सिंगल पेज से समझ में आना चाहिए कि हाँ मोटा मोटी मेरे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट यहां पर, ये समझना। नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इफेक्टिव रेट पर आर inflates, that is increases। इसी के नीचे abnormal idle time being abnormal cost debited to costing P&L अकाउंट। एक सेकेंड ना, मैं एक सेकेंड के लिए पेज टर्न करूंगा, आपको मैं एक रेफरेंस दे देता हूं। चलो ठीक है, जरूरत नहीं। डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट आया सबको समझ में? देखें क्वेश्चन अब इसके ऊपर तैयार है ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू ऑन दिस पेज, सेल्फ एनालिसिस पेज। इट्स फॉर अस। ओके, वी अंडरस्टूड अ कंसेप्ट नाउ। We understood a concept, we have written over here, perfectly fine, no problem. But it's scattered, फैला हुआ है। Examination से पहले I need it consolidated, I need it compiled at one single place. What is that one single place? उसका एड्रेस क्या है? रजिस्टर का सेल्फ एनालिसिस पेज। ठीक है भाई लोगों, चलो फटाक से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 और 2 अभी सॉल्व करेंगे, 3 नंबर का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर आइडल टाइम के नाम। लेक्चर नंबर 28 क्रॉस रेफरेंसिंग देंगे अपने रजिस्टर्स में, टेक्स्ट बुक में आएंगे। सबको हार्ड कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक डिलीवर हो रही है। अभी हम लोग जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वी हैव टेकन एवरीथिंग अंडर अवर कंट्रोल, इज द नेक्स्ट डे डिस्पैच रूल। मंडे से लेकर फ्राइडे को 12 बजे तक जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाते हैं। मतलब फ्राइडे को 12 बजे तक के ऑर्डर्स जो हैं वो या तो उसी दिन या मैक्सिमम नेक्स्ट डे सैटरडे तक डिस्पैच हो जाएंगे। हमारे यहां से बुक्स निकल जाएगी हमारे यहां से। समझ में आ रहा है? ये चीज समझिएगा। और उसके बाद झिलमिल, आप अजमेर से है ना, एक बार कंफर्म कीजिए मुझे। आप अजमेर से है ना झिलमिल, एक बार कंफर्म करना। और फ्राइडे को 12 बजे के बाद जो ऑर्डर्स आएंगे वो मंडे को निकलेंगे। झिलमिल बेटा आप अजमेर से ना, एक बार कंफर्म करो। हाँ, आपके ना एक बार आप प्लीज, आपको ट्रैकिंग आईडी मेरी टीम ने भेजी है, एक बार आप प्लीज चेक करना। मैं कल ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था तो मुझे आपका पार्सल में ना कुछ अजीब सी चीज दिखी। आपकी बुक जो थी वो हमारे यहाँ से 30 अप्रैल को डिस्पैच हो चुकी है। स्ट्रेंज मुझे ये लगा कि आपकी बुक पहले 5 तारीख को अजमेर पहुंची। 5 तारीख, हाँ 3 या 5 तारीख को अजमेर पहुंची, फिर वापस अजमेर से इंदौर आई है, और फिर 7 तारीख को वापस इंदौर से निकली और 11 तारीख को अजमेर पहुंची है। तो मुझे वो रीजन समझ में नहीं आया कि भाई क्या है। आई रियली डिडंट अंडरस्टूड व्हाई। तो एक बार ना आपके पास ट्रैकिंग आईडी है, प्लीज आज आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में जाइए, कांटेक्ट कीजिए। और हम लोग ना सारी जो डिस्पैचिंग है हमारी, वो सारी स्पीड पोस्ट से हो रही है, मोस्ट रिलायबल एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब कहीं पे भी, क्योंकि बुक्स एक्सपेंसिव है भाई, कहीं जानी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी पैकिंग करके भेज रहे हैं, बॉक्स पैकिंग करके भेज रहे हैं, आप देखिएगा आपको पता चलेगा। है ना? तो झिलमिल एक बार आज आप प्लीज ट्राई करना। आइडियली आपको तो आज डिलीवर होनी चाहिए, और नहीं तो आप घर में से किसी को भी भेज दीजिए पोस्ट ऑफिस में, और वो जो ट्रैकिंग आईडी शेयर की गई है वो बताइएगा। ठीक है, चलिए। सो तिशा जी भी अजमेर से है और झिलमिल जी भी अजमेर से है। क्या बात है, यहाँ पर क्या बात है। अजमेरी अजमेरी मिलके कड़ी कचौरी खाएंगे, है ना, हमको जलाएंगे। आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं। X, an employee of ABC company, gets the following emoluments and benefits. Emoluments is
a term used for salary, perquisites, non-monetary benefits, and etc. The basic pay is rupees 10,000 per month, and the DNS allowance is 2,000 per month. DNS allowance means महंगाई भत्ता. It's an additional amount paid to compensate against the inflation. Bonus is 20% of basic and DA. नॉर्मली इनकम टैक्स में भी ये चलता है कि बेसिक एंड डीए एक साथ जाता है. अदर अलाउंसेस आर 2500 पर मंथ. सो फार द डेटा गिवन इज हैपनिंग मंथली, नॉट अ प्रॉब्लम. Employer's contribution to PF. PF means Provident Fund. It's a terminal benefit, retirement benefit. So basically जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ आप कैसे बिताएंगे, व्हाट विल बी योर सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके लिए आप अभी से ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. देयर इज अ सेपरेट एक्ट नोन एज द प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड एक्ट, तो उसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन होता है. द कंट्रीब्यूशन अमाउंट इज 10% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. नाउ ये पूरा जो डेटा है यहां तक, यहां से हमको एम्प्लॉय की अर्निंग्स पता चलेगी. X वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, वो एक साल में 2400 घंटे काम करता है, जिसमें से 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रोडक्टिव? अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक, और यहां पर आप लिखेंगे आइडल टाइम. नॉन प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? आइडल टाइम. सो X वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आर अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव आइडल टाइम, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम. मतलब हम ये 400 घंटे को नॉर्मल मानेंगे. तो बेसिकली हमारे फिर प्रोडक्टिव आवर्स कितने हो गए या इफेक्टिव आवर्स कितने हो गए? टोटल 2400 आवर्स माइनस 400, दैट बिकम्स 2000 आवर्स. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स. तो बेसिकली जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या फॉर्मूला देखा है? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स पेड. इन अवर केस इज 2400 माइनस नॉर्मल आइडल टाइम इज 400. तो डिनोमिनेटर तो भाई लोगों को मुझे पता चल गया 2000 घंटे, लेकिन 2000 घंटे कैसे हैं? X वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम. अब न्यूमरेटर में मुझे वेजेस भी कैसे लेने पड़ेंगे? पर एनम, क्योंकि डिनोमिनेटर में आवर्स कैसे दिए? पर एनम. अगर मैं मंथली लेऊंगा तो मुझे मंथली लेना है, ठीक है. तो अब मुझे ये कैलकुलेशन करना है, न्यूमरेटर मुझे निकालना है. छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे, खत्म करेंगे, खल्लास करेंगे, ठीक है. सबसे पहले दिया है बेसिक पे 10,000 पर मंथ. तो हम क्या करते हैं, पहले मंथली निकाल लेते हैं टोटल, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करके एनुअल कर लेंगे, है ना. और मैं चाहूं तो पहले भी इंटू 12 कर सकता हूं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ये ले लो ना यार, 10,000 पर मंथ है, तो सपोज मैं ले लेता हूं 10,000 इंटू 12. यहां पे भी ऐसे कर लो, 1,20,000 रुपए. फिर मैं इसमें ऐड करता हूं डियरनेस अलाउंस. हाउ मच इज डियरनेस अलाउंस? इट इज 2,000 पर मंथ इंटू 12 months. दैट बिकम्स अनदर 24,000. यहां पर ना दोस्त हम एक सब टोटल जरूर ले लेंगे, क्योंकि ये सब टोटल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी. तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिक प्लस डीए. और अब सारी फिगर्स हमारे पास एनुअली ही चल रही है. 1,44,000 पर एनम. चेक करेंगे सभी चीजें. 1,44,000 पर एनम. ये क्लियर हो गया क्या? बेसिक प्लस डीए. अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? बेसिक हो गया, डी हो गया, बोनस है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए. तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बोनस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सैलरी एंड डीए. तो ये जो 1,44,000 है, इसका 20% होता है 28,800 रुपए, 28,800. ठीक है. अदर अलाउंसेस आर 2,500 पर मंथ. Other allowances are 2,500 per month. Don't make this mistake. You need to multiply with 12. This becomes 30,000. Correct? Employer's contribution to Provident Fund is 10% of salary and DA. Okay. Now इट इज 10% ऑफ सैलरी एंड डीए की टोटल है 1,44,000. तो ये होगा
14,400. Sir, is it necessary to show all these calculations in exam? The answer is absolutely no, but it is very highly recommended, because if you show these calculations in exam, you actually, there are two benefits. Number one, you prevent yourself from making a mistake, because कभी कभी क्या होता है, मैं पढ़ कुछ रहा हूँ, मैं लिख कुछ रहा हूँ, ऐसा वो अलाइनमेंट इश्यूज होते हैं, तो मैं फिर 2500 इंटू 12 करूंगा नहीं, तो मैं गलती से हो सकता है यहाँ सिर्फ 2500 लिख दूँ। दूसरा, आप वैल्यूअर को ये बताते हैं कि देखो भैया, मैंने ना बहुत मेहनत करी है। कितना आ रहा है? 2,17,200 रुपए आ रहा है क्या? अभी ये क्या हो गई? ये हो गई टोटल अर्निंग्स पर एनम, है ना? हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। डिनोमिनेटर, वैसे तो आवर्स पेड आर 2,400, but out of 2,400, 400 hours are non-productive hours, and it's given in the question, it's considered as a normal idle time. Please understand, at intermediate level, you generally need not, or you're not supposed to make any kind of assumptions. The question is very crystal clear. So idle time होगा तो क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई डेटा दिया होगा, तो फिर आपको आंसर मिलेगा therefore effective hourly रेट। 2,17,200 रुपए आपने साल भर का पे किया और एक साल में 2,000 घंटे आपने काम करवाए। इट कम्स टू 108.6। चेक ऑल ऑफ यू। $108.6 per hour. Check all of you. आया सबको समझ में? इजी है, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं हम। When a baby starts, he first take baby steps, crawling, then standing with support, then walking, falling, walking, falling, walking, falling, then walking without support, and then running. We can't run directly. So that's exactly what we are doing in employee cost, or in any topic for that sake. You see, we are just taking baby steps. Last class completely understood the concept of efficiency, understood the background of the topic. Today's class, understanding the concept of time and motion study, timekeeping, time booking, idle time, normal idle time, abnormal idle time, treatment of normal and abnormal idle time. So just taking baby steps before we come to a full-fledged question. But these questions are also questions in itself. They can be asked as a standalone question in exams, है ना? Come on, quickly go to your index and post it to your index. AAA index we are maintaining. I know, I hope everyone is aware about it. Let me show you all those bhais and barjaions who have not attended the previous lecture. आपकी जो AAA बुक है, जो बुक्स आपको डिलीवर होती है उसके वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 में शुरुआत में 4-4 पेजेस के प्री प्रिंटेड इंडेक्स हैं, इंडेक्स का फॉर्मेट है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन से लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, देखो मैंने ट्रैकर में डाला है, लेक्चर नंबर 9। अगर आप लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए मैंने लेक्चर नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, एवरी न्यू स्टूडेंट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 9 ऑन हाउ टू मेंटेन रजिस्टर इंडेक्स। सो आप यहाँ देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में भी मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वॉच हाउ टू फिल AAA रजिस्टर इंडेक्स एट द एंड ऑफ द क्लास। सो एवरीथिंग इज गिवन इन द ट्रैकर इटसेल्फ, यू नीड टू मेंटेन इट वेरी वेरी डिलीजेंटली, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करना है। होमवर्क करने से पहले क्या करना है, क्लास वर्क के क्वेश्चंस को रफ में रीसॉल्व करना है, फटाक से करेंगे, won't take much of the time. Come and write down cross referencing in your textbook, guys. Lecture number 2828, register number 1 / page number of your register where you are solving this question. ICR मॉड्यूल का illustration number 2 है ये, जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है,
बिल्कुल बेसिक, बट ये ट्रीटमेंट ना दिमाग में बैठना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट इजी और डिफिकल्ट, इट्स अबाउट लर्निंग अ कंसेप्ट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. How do you learn a concept? How you grasp a concept? That's very important. Okay. In a factory working 6 days in a week and 8 hours a day. Now you look at the arrangement of data and we need to interpret it accordingly. A factory is working 6 days in a week, Sunday's holiday, 8 hours a day. Okay. A worker is paid at the rate of rupees 100 per day plus DA at the rate of 120% of basic. तो एक वर्कर की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी जो है वो है 100 रुपीज पर डे, एक दिन की सैलरी दी जा रही है. और 100 रुपीज के ऊपर उसको और क्या दे रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं डियरनेस अलाउंस विच इज 120% ऑफ द बेसिक सैलरी. तो 100 रुपए का 120% हो गया 120 रुपए. ठीक है, एक दिन का. और एक दिन का हम इतना पे कर रहे हैं. ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग 8 आवर शिफ्ट फॉर मील्स ब्रेक एंड 10 मिनट्स रिसेस फॉर रेस्ट. तो 8 घंटे की ड्यूटी में 2 ब्रेक मिलते हैं, 30 मिनट्स खाने के लिए, 10 मिनट चाय वगैरह के लिए, 40 मिनट का ऑफ मिलता है. ठीक है. ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू द फॉलोइंग जॉब. ये तो तिशा वाला ही एग्जांपल लग रहा है. नहीं, ये तो तिशा वाला एग्जांपल लग रहा है कि एक हफ्ते का जब एनालिसिस किया तो ये पता चला कि जॉब एक्स पे 15 घंटे काम किया है, जॉब वाई पे 12 घंटे काम किया है और जॉब जी पे 13 घंटे काम किया है. द टाइम विच वॉज नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड वेटिंग फॉर अ जॉब. तो आइडियली देखो क्या होना चाहिए, अगर उसने 6 दिन काम किया है और एक दिन में 8 घंटे काम किया है तो आइडियली उसका 6 8 48 आवर्स का टाइम बुकिंग हुआ है, सॉरी कीपिंग हुआ है. 48 आवर्स का क्या हुआ है, टाइम कीपिंग हुआ है. बराबर है. अब उसकी जब रजिस्टर को चेक किया तो टाइम बुकिंग कहां मिली ये चेक करो. तो जॉब एक्स पे 15 घंटे काम किया, वाई पे 12 घंटे काम किया, जी पे 13 घंटे काम किया, टाइम बुकिंग हुई है बेटा जी 40 घंटे. इसका मतलब है टोटल जो मेरा आइडल टाइम है वो कितने घंटे हो गया, 48 घंटों का पेमेंट किया है, 40 घंटे काम हुआ है, 8 घंटे मेरा टोटल आइडल टाइम है. अब उसमें से कुछ नॉर्मल होगा, कुछ एबनॉर्मल होगा, वी विल सी. क्वेश्चन कहता है द टाइम विच वॉज नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड फॉर वेटिंग ऑन अ जॉब. इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक. काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन व्हाट वी हैव डन है ना. लेट्स डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 2 oblique triple A oblique 3.8. Now if you check this question, and again you see in costing there is no framework, you really don't know how to present this answer because there's no defined format, right? You have to define your own format, and that's what the beauty and even the challenge for this subject is. Okay, we'll start with टाइम कीपिंग. टाइम कीपिंग का मतलब क्या है, टाइम पेड. सो वर्कर इज पेड फॉर 8 आवर्स पर डे इंटू 6 डेज पर वीक. सो इज एक्चुअली पेड फॉर 48 आवर्स. Check all of you. Is that clear to all of you? He's paid for how many hours? 48 hours. इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टाइम बुकिंग. बुकिंग का मतलब क्या है, टाइम फॉर विच ही हैज एक्चुअली वर्कड. तो वो हमें डेटा दिया गया क्वेश्चन में, कुछ बनाना नहीं है, सब डेटा दिया है. जॉब एक्स पे 15 घंटे, वाई पे 12 घंटे और 13 घंटे. तो 15 आवर्स, 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, 15 13 12, कितने घंटे काम हुए हैं, 40 घंटे काम हुआ है. तो अब हमें यहाँ क्या पता चलेगा,
therefore what is my total idle time? 8 hours. क्लियर हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम यहां पर चेक करो। अब ये टोटल आइडल टाइम बोलकर तो काम नहीं चलेगा। आपको अगर याद हो तो आज जो मैंने ये देखो इलस्ट्रेशन लिया था, ये इलस्ट्रेशन के अंदर भी हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था कि जो टोटल आइडल टाइम है इसमें से हमें नॉर्मल अलग निकालना है, एबनॉर्मल अलग निकालना है। एग्जैक्टली वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये जो टोटल आइडल टाइम है, इस टोटल आइडल टाइम को हम डिवाइड करेंगे बिटवीन नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? नॉर्मल मतलब जो अनअवॉइडेबल है, अलाउबल है, अनकंट्रोलेबल है। तो यहां पर कहते हैं ही इज अलाउड टू टेक अ 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज 8 आवर शिफ्ट फॉर मील्स ब्रेक एंड 10 मिनट्स रिसेस फॉर रेस्ट। तो ये कहता है कि भैया 8 घंटे की जो ड्यूटी है, इस 8 घंटे की ड्यूटी में 30 मिनट्स आपको लंच के लिए मिलते हैं, 10 मिनट्स की आपको रिसेस मिलती है, और ये आपको 6 दिनों के लिए मिलेगा। बराबर है, क्योंकि ये तो पर डे है, और अगर मुझे इसको घंटों में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 मिनट से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वापस समझाता हूं। एक दिन में खाने के लिए 30 मिनट की छुट्टी और आराम के लिए 10 मिनट। कैलकुलेटर पे ले लो, 40 मिनट एक दिन का बराबर है। 6 दिन में कितने मिनट्स का ब्रेक है? इनटू 6 कर लो तो 240 मिनट, 240 मिनट्स का टोटल अलाउबल टाइम है, आइडल टाइम है। अब ये 240 को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स पर आवर। सो आपको यहां पर पता चलेगा कि आउट ऑफ टोटल 8 आवर्स ऑफ आइडल टाइम, normal idle time is 4 hours. Check all of you. How much is the normal idle time? It's 4 hours. So if normal idle time is 4 hours, how much will be your abnormal idle time? So abnormal idle time is that total idle time 8 hours minus normal idle time 4 hours. Abnormal idle time will become 4 hours. Check all of you. Have you understood this? Abnormal idle time is 4 hours. Check all of you. Now, what are we going to do is, we are going to calculate effective rate per hour. What is the formula of effective rate per hour? Total wages. हमने टोटल कितने वेजेस पे किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पेड माइनस normal idle time. Effective rate per hour is equal to total wages divided by total time paid minus normal idle time. ऑनलाइन लाइव जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज एक्नॉलेज करते चले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक सब कंट्रोल में है, क्लियर में है, कोई पंगा ही नहीं है। हमने पहले टोटल टाइम कीपिंग निकाला, फिर टाइम बुकिंग निकाला, हमको यहाँ टोटल आइडल टाइम पता चला, उसको डिवाइड किया नॉर्मल में, एबनॉर्मल में, जो डेटा क्वेश्चन में दिया था उसको देखा। अब इफेक्टिव रेट पर आर हम निकालते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेट पर आर के लिए क्वेश्चन कहता है, इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days in a week and a worker working for 8 hours a day, he is paid at the rate of ₹100 per day plus DA at 120% of basic. तो वर्कर के एक दिन के टोटल वेजेस क्या है? तो टोटल वेजेस यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन में वो है बेसिक प्लस डीए, बराबर है। तो बेसिक जो है वो है ₹100 एक दिन का, और डियरनेस अलाउंस जो है वो है इसका 120%, मतलब 120 रुपए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 दिन के साथ,
क्योंकि मैं यहाँ पर जो पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना वो एक हफ्ते का कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक हफ्ता 7 दिन नहीं है। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है दैट वी आर पेइंग वर्कर फॉर 7 days इन अ वीक, है ना। सो इनटू 6 days डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पेड, हाउ मच आवर्स वी हैव पेड, 48 hours माइनस नॉर्मल आइडल टाइम 4 hours। तो 100 प्लस 120 इंटू 6, 1320 रुपए डिवाइडेड बाय 44, इफेक्टिव रेट पर आवर कम्स टू ₹30 पर। The effective rate per hour comes to ₹30 per hour। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, कॉस्टिंग के अंदर मैंने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को समझना, बिकॉज फिर आंसर उस हिसाब से बनेगा। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक। भैया मैंने इस वर्कर को एक वीक में इतना पैसा दिया है, ये कितना पैसा है मैं एक सब टोटल भी ले लेता हूं यहां पर, तो 100 प्लस 120 इंटू 6, तो मैंने ना इस वर्कर को इस वीक में 1320 रुपए पे किए हैं, बराबर है। मुझे ये बताना है कि ये 1320 के वेजेस का अलोकेशन क्या है। सिंपल है, सिंपल है। एलोकेशन तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। Allocation of wages paid to worker X। जो हमारा वर्कर है उसको जो 1320 रुपए हमने पे किए हैं उसका अलोकेशन क्या है, बहुत सिंपल है सर। उसने 3 अलग अलग जॉब पे काम किया है, जॉब X, जॉब Y, जॉब Z। एज आई सेड, इफ इट्स एन एडवोकेट 3 अलग अलग क्लाइंट्स है, इफ इट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 अलग अलग क्लाइंट्स है, इफ ही इज एन इंजीनियर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, डिपेंड करता है। और फिर जो काम तीनों पे नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम। पहले हम इसके घंटे निकाल लेते हैं। जॉब एक्स पे काम हुआ है 15 घंटे, वाई पे 12, जी पे 13, 15 आवर्स, कितना था 12 आवर्स, 13 आवर्स, और एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है 4 आवर्स का, बराबर है। तो अब हमारे पास टोटल हिसाब ना 44 आवर्स का होना चाहिए। क्या इसकी टोटल 44 आवर्स होती है, हाँ जी सर। सर 48 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 घंटे तो नॉर्मल है। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं, टोटल आवर्स वर्कड कितने हैं, 44 है, 48 नहीं। टोटल आवर दैट शुड हैव बीन वर्कड इज 40। ओके सर। और हमने इफेक्टिवली आर्ली रेट क्या निकाला है सर, 30 रुपए से। तो मैं क्या करूंगा, सबको 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर सब कुछ सही है ना तो इसकी टोटल 1320 रुपए होनी चाहिए। बस 2-3 मिनट की क्लास और बची है। A complete question, right from calculation till accounting treatment. We have paid 1320 rupees to a worker for a week, right? The question says that
you have to show the allocation of wages of the total wages paid to worker X. So the total wages that we paid to worker X are 1320 rupees for 44 hours. That is total hours that he should have worked. हमें ये बताना है कि उसका अलोकेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो भैया उसने जॉब एक्स पे 15 घंटे काम किया तो 450 रुपए ना मैं जॉब एक्स पे चार्ज करूंगा. तो सपोज आपने इस क्लाइंट पे, ये जॉब एक्स मतलब आपका क्लाइंट ए है, आपने क्लाइंट ए पे 15 घंटे काम किया है तो आपका आर्ली रेट है 30 रुपए, तो आपका 450 रुपए ना उस क्लाइंट ए को बिल होगा. क्लाइंट बी पे आपने काम किया 12 घंटे तो 360 रुपए उस क्लाइंट को बिलिंग किया जाएगा. मतलब ये पैसा तो क्लाइंट से रिकवर करेंगे ना. और क्लाइंट सी से 13 घंटे काम किया 390, तो चार्ज लेबर कॉस्ट टू द रिस्पेक्टिव जॉब. समझ में आया आपको? क्योंकि मुझे उस जॉब की कॉस्ट निकालनी होगी ना भाई. मेरा कोई एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट का जो मैंने ऑडिट किया है, उस ऑडिट पे मेरा खर्चा कितना आया ये मैं कैसे निकालूंगा. तो मुझे उसके लिए कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी. तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे किस स्टाफ ने कितना कितना समय दिया है उस क्लाइंट पे, है ना. तो उतना मेरा कॉस्ट शीट बनेगा तो मैं उस रिस्पेक्टिव जॉब पे चार्ज करूंगा. लेकिन जो आइडल टाइम हो गया ना 4 घंटे का, कौन सा आइडल टाइम है? एबनॉर्मल आइडल टाइम. ये मेरा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है 120 रुपए का. इसको मैं कहां डेबिट करूंगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा. चेक ऑल ऑफ यू. ओह वंडरफुल क्लास, वंडरफुल लेक्चर, एब्सोल्यूट sincere contentment, satisfaction. So what you need to do after the class today, quickly discuss कर लेते हैं. आपको सबसे पहले क्या करना है? रिवाइज टाइम एंड मोशन स्टडी, जो मैंने आज आपको बताया वो रिवाइज करना है. उसके साथ आपको ये पढ़ना है रीड AAA बुक. मेरी जो बुक है उसका जो वॉल्यूम नंबर 1 है वहां से आपको ये पढ़ना है. मैं एक बार बता देता हूं कहां से कहां तक पढ़ना है. तो ये देखिए आप यहां से पेज चालू हो रहा है, पेज नंबर 3.1, 3.2, 3.3. आइडल टाइम भी पढ़ना है, ओवर टाइम अभी मत पढ़िए, 3.3 तक पढ़िए, है ना. 3.1 से 3.3 ये आपको पढ़ना है. उसके बाद में आपको यहां पर रीसॉल्व करना है रफ में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. जो हमने क्लास में 2 क्वेश्चन किए उसको रीसॉल्व करना है. उसके बाद में आपको आज का होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं. कहीं पे भी अटक जाओ ना, देखो कल की क्लास में तो हम इसको करेंगे अनडाउटेडली, लेकिन मॉड्यूल रेफर कर लो. कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा धक्का, एक हल्का सा पुश जो होता है ना, वो आपकी नैया पार लगा देता है. नहीं तो क्या होगा, आप अटक गए फिर मेरे भरोसे बैठ जाओगे कि कल सर बताएंगे तभी करेंगे. ऐसा नहीं. थोड़ा अप्रोच ऐसा रखो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो कि ओके नो प्रॉब्लम, इफ आई कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल फाइंड आउट द सोल्यूशन. दैट शुड बी योर अप्रोच, है ना. तो होमवर्क आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3. मेरी ओपिनियन में ये सब कुछ पूरा करने में आपको मैक्सिमम 40 मिनट लगेंगे. तो क्लासरूम का जो ड्यूरेशन हुआ है जो हुआ है, लेकिन क्लासरूम के बाद क्या करना है ये मैं रोज आपको बताता हूं और कैलकुलेट करके बताता हूं कितना समय लगेगा. ये 40 मिनट्स आपको निकालना है. मेरी स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टडी डायरीज आप मेंटेन करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आज आपको सिखाया टू मेंटेन स्टडी डायरी. इट्स रियली गोइंग टू make your time accountable to you. If it's accountable to you, then you have complete control over your time. Thank you so much. Have a good day. See you in the next class tomorrow morning at 8 a.m. Shabba khair.